almost 10 days back. Now it's okay, not an issue. But I'm okay. No, nothing, no problem. I'm okay. Okay, so friends, let's start the course, and it's a very interesting course, and actually, perhaps the only course which you are learning that will be useful even after you get selected in civil services. तो ये जो कोर्स है आपका सिविल सर्विसेज में आने के बाद में भी इसका बहुत इस्तेमाल होगा. तो इसके पहले कि मैं इस कोर्स को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहता हूं. पहली बात तो देखिए क्या है कि जो बाकी कोर्सेज होते हैं जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये फैक्ट से रिलेटेड केस चीजें होती हैं. इसको आप मेमोराइज कर सकते हैं, इसको आप रैशनली लॉजिकली समझ सकते हैं. लेकिन जो एथिक्स का जो कोर्स होता है वो एक ऐसा कोर्स है कि इसको इंटरनलाइज करना है, इसको आपको महसूस करना है, इसको आपको दिल से भी समझना है, दिमाग से नहीं, सिर्फ दिल से समझना है. क्योंकि जब तक आप अपने रैशनल और इमोशनल माइंड को साथ साथ नहीं यूज करेंगे तब तक इस सब्जेक्ट को नहीं समझ पाएंगे. देखिए, एथिक्स एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने कभी एथिक्स नहीं पढ़ी है, आपको एथिक्स का ई भी नहीं पता है, उसके बावजूद आप एथिकल हो सकते हैं. और आपने एथिक्स पे पीएचडी कर रखा हुआ है, उसके बावजूद आप अनएथिकल हो सकते हैं. तो एथिक्स एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है. एथिक्स जो है वो प्रैक्टिस की चीज है, और प्रैक्टिस वही आदमी करता है जो कि आदमी महसूस करता है, फील करता है, जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है. और इसीलिए देखिए, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी चाहिए यहाँ पे कि हमें एथिक्स को जो है उसको एज अ सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी है, मैं मानता हूं ये है, डेफिनेटली है. लेकिन इसके अलावा आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो मीडिया में और बाकी जगह पे जो चीजें होती हैं, मीडिया है, न्यूज़पेपर है, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें जो चीजें बताई जाती हैं वो सही नहीं होती है. देखिए, क्वेश्चन आंसर्स जो आप लोगों के डाउट्स हैं उसको प्लीज थोड़ा रिजर्व करिए, और जो क्वेश्चंस हम बता रहे हैं और जो टॉपिक्स उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए. हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन है बाद में, और हमें बाद में हम उसको कवर करेंगे, और जो टॉपिक्स पढ़ाने उससे रिलेटेड टॉपिक्स में करेंगे, क्योंकि फिर डाइवर्शन हो जाता है, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है. देखिए, कोई भी चीज जो है जब हम करते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इसके पहले कि हम फॉर्मल एथिक्स को पढ़ें. देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप किसी को प्यार करते हैं, मान लीजिए आप किसी को प्यार करते हैं, अपने पेरेंट्स को, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बच्चों को, किसी को प्यार करते हैं, और आपका उसके लिए पॉजिटिव इमोशन है, आप उसको लव करते हैं, विच इज वेरी पॉजिटिव इमोशन, काइंडनेस, कॉम्पेशन, ये सारी चीज रहती है. तो क्या होता है कि जो आपका जो एक्शन होता है वो एक्शन आपका नेचुरल होता है. अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी आप जाएंगे, उसको हेल्प करेंगे, इसमें एफर्ट नहीं लगता है, एफर्ट नहीं लगता है, नेचुरली आप जाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं. और वहीं पे अगर वो इमोशंस लैकिंग है, इमोशंस आर लैकिंग, तो क्या होता है कि हर चीज के लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है. मान लीजिए किसी ऐसे आदमी को आप हेल्प करें जिससे आपका कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, लॉजिक के बेसिस पे करेंगे. और जब लॉजिक के बेसिस पे करेंगे, यू हैव टू ऑलवेज पुट इन एफर्ट. और वो एफर्ट जो होता है, जब भी हम कोई चीज लॉजिक से करते हैं, एफर्ट से करते हैं, देन वी गेट टायर्ड. आप देखिए, कोई भी चीज है, अगर आप मान लीजिए आपकी बॉडी का वेट है, आपका कितना भी वेट हो, 50 किलो, 60 किलो, 100 किलो, जितना भी हो, आप आसानी से कंफर्टेबल कर सकते हैं, उसको कैरी कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके ऊपर 5 kg का वेट रख दिया जाए एक्स्ट्रा, और आपसे कहा जाए कि उसको आप 24/7 कैरी करिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी. आपको रात में नींद नहीं आएगी अगर आपके ऊपर 5 किलो का वेट रख दिया जाता. सो एनीथिंग विच इज एक्सटर्नल, you have to put in effort and you get tired. And anything which is internal, based on emotions, it become natural and you don't feel tired. अगर हम एक मेटाफर की तरह देखें, तो जैसे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि एक नदी है जो ऐसे फ्लो कर रही है, अगर आप नदी के डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो एफर्टलेसली आप अपनी जर्नी करते चले जाएंगे. यू कैन ट्रेवल किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स एंड यू डोंट हैव टू रिक्वायर एनी एफर्ट, है ना. और वहीं पे अगर नदी के खिलाफ में जर्नी करेंगे तो मे बी यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, लेकिन आप कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल ना कर पाए. होता है, नहीं होता है. यू कैन अंडरस्टैंड दैट. इन द सेम वे, अगर आपके जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, दे आर अलाइंड इन द एथिकल वे, आप वाकई में कन्विंस हैं दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इज गुड टू बी एथिकल, तो आपको एथिकल लाइफ फॉलो करना नेचुरल हो जाएगा. यू डोंट नीड एनी एफर्ट, इट विल फॉलो नेचुरली.
और वहीं पे अगर आप एफर्ट करके एथिकल होंगे, आपके दिमाग में है कि नहीं यार, इस दुनिया में तो जो अनएथिकल लोग हैं वो ज्यादा लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जो करप्ट लोग हैं लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में है, तो उसके बाद में भी आप एथिकल हो सकते हैं। मे बी बिकॉज ऑफ योर कल्चर ट्रेडिशंस, मे बी बिकॉज यू फियर कि भाई अगर पकड़े गए तो जेल जाएंगे, इज्जत खत्म हो जाएगी, ये भी हो सकता है। कई बार लोग डर से भी नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत ही एफर्टफुल प्रोसेस रहेगा, आप उसको बहुत समय तक नहीं सस्टेन कर पाएंगे। मे बी यू विल गिव अप समवेयर, मे बी यू विल लूज लव ऑफ लाइफ, यू विल बी टोटली फ्रस्ट्रेटेड पर्सन। ठीक है, तो हमें इन चीजों को, जो मैं आपको इस कोर्स के पहले जो बताना चाहता हूं, वो ये बताना चाहता हूं कि ये चीजें मैं चाहता हूं कि आप इसको इंटरनलाइज करें, इसको दिल से समझें, दिमाग से समझें, और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा केवल यूपीएससी के क्वालिफिकेशन के लिए नहीं, बल्कि आप देखेंगे एसए में जब आप आंसर लिखते हैं, जनरल स्टडीज के बाकी पेपर्स में आंसर लिखते हैं, आप जब भी कोई इंटरव्यूअर को आंसर देते हैं, सो इफ यू आर इंटरनली एथिकल, इट इज वेरी इजी टू गिव द राइट आंसर स्पॉन्टेनियसली। और वहीं पे अगर आप अंदर से अनएथिकल हैं, तो आपको एफर्ट लगा करके, सोच करके देना पड़ेगा, एंड दैट पर्सन विल बी एबल टू मेक इट आउट। तो इस स्पिरिट के साथ में हम लोग कोर्स को स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट दिस कोर्स विद दिस स्पिरिट, एंड एनी डाउट्स यू हैव, प्लीज पोस्ट योर डाउट्स, यहाँ पे आप डालिए, हम उसका जवाब देंगे, बट पर्टेन टू द सिलेबस जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी डाउट्स हम डाउट क्लियरिंग सेशन में लेंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए, अभी आप कोई नोट्स मत बनाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डू नॉट मेक एनी नोट्स। ऑल नोट्स आई एम सप्लाइंग, मैं 2 पीडीएफ रोज अपलोड करता हूँ, एक वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ, और एक रेगुलर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की पीडीएफ है। बिफोर आई स्टार्ट द क्लास आई अपलोड दैट, यू कैन डाउनलोड दैट। सो एट द टाइम ऑफ लिसनिंग टू माई लेक्चर, प्लीज जस्ट फोकस ऑन माई लेक्चर, आप कोई भी नोट्स ना बनाइए, उसके बाद में आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो लेट्स प्रोसीड नाउ। ये बुक्स उसके बारे में सारी चीजें बताऊंगा आपको, जस्ट आप वेट करिए देखिए, एज यू नो, माय नेम इज डॉक्टर अवधेश सिंह, आई एम अवधेश सिंह, एंड आई डिड माय बीटेक फ्रॉम ITBHU वाराणसी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 87, MTech फ्रॉम IIT दिल्ली इन 1990। PhD जो है हमने सर्विस में ज्वाइन किया 1991 में, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस आई टुक स्टडी लीव, एंड देन आई डिड माय PhD इन द एरिया ऑफ e-governance in 2008. I joined IRS Custom Excise in 1991 and I worked in the department for 25 years. और मैंने 20 अक्टूबर 2016 में एट द रैंक ऑफ कमिश्नर मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। माय लास्ट डेजिग्नेशन वाज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस। दैट टाइम इट यूज्ड टू बी कॉल्ड सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस। नाउ during the course of service I received both the highest decoration of the government, that is WCO Certificate of Merit, World Custom Organization Certificate of Merit, and Presidential Award. तो देखिए, एक चीज हमें ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि I was one of the most successful officer in the department, और ये I was the highest decorated officer also, क्योंकि ये 2 सर्टिफिकेट हमारे यहाँ पे हाईएस्ट डेकोरेशन माने जाते हैं। तो ये चीज आप मत समझिए कि डिपार्टमेंट में अगर आप एथिकली काम करेंगे, सही काम करेंगे, तो आपको डिपार्टमेंट में रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। तो ये चीज आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। फिफ्थ मोस्ट फॉलोड राइटर इन द कोरा, आई राइट एक्सटेंसिवली ऑन कोरा, और कोरा में जैसा आप जानते हैं दैट 3.25 लाख फॉलोअर्स से ज्यादा हैं हमारे, और आई एम फिफ्थ मोस्ट फॉलोड राइटर इन द वर्ल्ड, एंड माय आंसर्स हैव गॉट मोर देन 200 मिलियन व्यूज। आई हैव ऑथर्ड 7, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। I have authored 7 best-selling books on the topic of spiritual intelligence, leadership, mythology, GST, happiness, essay and answer writing. You can follow me on Unacademy, or you can follow me on website avdeshsingh.com. Ethics, Integrity and Aptitude पे हमारी किताब है, दिस इज द सेकंड एडिशन, नाउ थर्ड एडिशन इज आल्सो कमिंग। अगर आपने नहीं खरीदा हुआ है तो आप थर्ड एडिशन खरीदें, विच विल बी कमिंग विद इन अ मंथ, एंड अगर आपने खरीदा हुआ है तो सेकंड एडिशन विल डू, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ इस बार, आई एम डूइंग अ माइनर चेंज ऑन दैट ओनली। इस साल के पेपर को इंट्रोड्यूस करूंगा, और बाकी एक सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन की जो रिकमेंडेशन उसके बेसिस पे एक चैप्टर इंक्लूड करूंगा, अदर थिंग्स विल बी सेम, देयर विल नॉट बी मच चेंज ऑन दैट। ऐसे आंसर राइटिंग पे भी हमारी बुक है, विच ऑफ कोर्स आई एम ब्रिंगिंग द सेकंड एडिशन, और इस पे हम इसमें काफी चेंजेस हमने करे हुए हैं। अदर देन दैट आई हैव रिटन I have written 5 more books, spiritual intelligence, happiness, GST, mythology and all that. ठीक है, तो दिस इज अबाउट मी। और अभी किसी ने एक क्वेश्चन किया कि आपने कहा है कि भाई कोई भी आदमी टोटल इंटीग्रिटी नहीं है। मेरे ख्याल से कबीरदास का मैंने अभी कुछ दिनों पहले सुनाया था कि जो है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कि चलती चाकी देख करके कबीर जी रो दिए, क्योंकि दोनों जमीन और आसमान के बीच में जितने भी लोग हैं
कोई भी आदमी पूरी तरीके से अपनी इंटीग्रिटी को या एथिक्स को या मॉरलिटी को मेंटेन नहीं कर पाया। बिल्कुल सही आपने देखिए, एथिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें 100% स्कोर करना पॉसिबल नहीं है और डिजायरेबल भी नहीं है, क्योंकि एथिक्स एक अकेला लाइफ का गोल नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे कि सिविल सर्विसेज में आप एग्जाम देते हो तो 100% मार्क्स किसी के आते हैं, किसी के आज तक नहीं आए, किसी भी पेपर में नहीं आए। अगर आप 50% मार्क्स ले आते हैं तो आप आईएएस में सेलेक्ट हो जाते हैं और आप टॉप भी कर जाते हैं, है ना। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप 50% मार्क्स लाते हैं और एक आदमी 40% मार्क्स लाता है, तो दोनों में फर्क होता है कि नहीं होता है। आप कोई एग्जाम देते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू स्कोर 100% मार्क्स, बट अ पर्सन हु स्कोर्स 90% मार्क्स इज बेटर देन 80%, दैट हु स्कोर 80% इज बेटर देन 70%। तो एथिक्स एक ऐसी चीज है कि जिसकी 100% आप अगर अचीव करना चाहें, दैट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। व्हाई? क्योंकि देखिए, अगर आप घर में अपने कंफर्टेबली रह रहे हैं और इतने सारे लोग इस दुनिया में भूखे सो रहे हैं और आप अपने साथ अपनी वेल्थ और उनको शेयर नहीं कर रहे हैं, तो इन सम एक्सटेंड यू आर अनएथिकल। क्योंकि एथिक्स जो है वो बहुत ही एक समझिए एक ऐसा आइडियल है, यू कैन अचीव, यू कैन मूव टुवर्ड दैट आइडियल, बट यू कैन नेवर अचीव दैट आइडियल, है ना। आपने एक एक्सपोनेंशियल कर्व पढ़ा होगा कि ऐसे जाता है वो, ऐसे। सो यू कैन कम क्लोजर टू दैट, बट नेवर यू कैन नेवर अचीव दैट। 100% एथिकल तो भगवान को भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप भगवान राम, भगवान कृष्ण की बात करें तो उसके अंदर भी आपको दिखेगा कि आपको, उन्होंने भी जिंदगी में जब इंसान का अवतार लिया तो उन्होंने कुछ ना कुछ जो है लाइफ में अनएथिकल चीजें करी, चाहे सीता जी को निकालने की बात हो, चाहे भीष्म को मारने की बात हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे अनएथिकल लोग बराबर हैं। एक आदमी जो 90% इमोरल है और एक आदमी जो 1% इमोरल है, दोनों में बहुत फर्क है। सो लेट अस ट्राई टू मेंटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ एथिकल वैल्यूज, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। सो ये चीज आप समझिए कि लेट अस नॉट थिंक कि आप 100% सिविल सर्विसेज में स्कोर करेंगे तो आपको आईएएस में होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव देखिए जो पेपर्स होते हैं उसमें 100% स्कोर इज पॉसिबल, एटलीस्ट थ्योरेटिकली। और आप देखते हैं इसलिए जेई में और कैट में लोग 100% स्कोर करते भी हैं। लेकिन जब सब्जेक्टिव होता है तो उसमें कभी भी 100% स्कोर पॉसिबल नहीं होता। और एथिक्स इज वेरी मच सब्जेक्टिव, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, because you cannot frame an absolute standard of ethics, and that is why even if you score say 50%, 60%, it is always good and it is always better. Our goal should be to maximize our ethical values and not be unhappy if you are not able to achieve 100%, ठीक है। चलिए, ये सब मैं आपको जब केस स्टडीज होंगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि लाइफ में हम क्यों 100% ऑनेस्ट नहीं हो पाते हैं। आज ही मैं आपको कुछ डिस्कस करूंगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए, सो लेट अस नो द स्कीम ऑफ द पेपर। एज यू नो, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में जनरली 130 मार्क्स का होता है। यू हैव 12-13 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स के होते हैं, 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं। सेकंड पार्ट में केस स्टडीज आती हैं। केस स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एथिक्स। केस स्टडीज कोई रैंडम बेसिस पे नहीं आती हैं, जो आपके सिलेबस में है उसी से रिलेटेड केस स्टडीज आती हैं। तो इसलिए अगर आपने अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से तैयार किया है तो आप केस स्टडीज का रिप्लाई कर सकते हैं। in a different way, I can say that case studies are basically the application of the principle. क्योंकि देखिए, अगर आपने मान लीजिए चीजों को अच्छी तरीके से रट लिया है, if you have just memorized the thing, तो हम मेमोराइज जब कर लेते हैं तो आपको रिप्रोड्यूस कर देते हैं, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम लास्ट में करेंगे, लास्ट में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो अपने समय में ही वॉज वेरी फेमस, आप जानते हैं। और उस जमाने में तो फोटोग्राफ्स और प्रिंट मीडिया इतना होता नहीं था। तो ऐसा एक स्टोरी है कि वो जहां पे जाते थे उनका एक ही लेक्चर था, जैसा आप जानते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके लिए बहुत फेमस है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। तो जहां पे आते थे वो लेक्चर दिया करते थे। तो उनका जो ड्राइवर था उसने कहा कि सर, आप जो लेक्चर देते हैं मैं भी वो लेक्चर दे सकता हूँ, मैं तो रोज आपका लेक्चर पीछे से बैठ के सुनता हूँ, आई कैन ऑल्सो डिलीवर इक्वली गुड लेक्चर, आप मुझे मौका दीजिए। तो आइंस्टाइन ने कहा कोई बात नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में गए और नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइवर जो है वो पीछे बैठा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ड्राइवर की जगह पे बैठे गए, और जो उनका ड्राइवर था, ही हैज गिवन अ फैंटास्टिक लेक्चर ऑन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एवरीबॉडी वाज इम्प्रेस्ड। अब जब लेक्चर खत्म हो गया तो एक बंदे ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा। उस लेक्चर के बेसिस पे एक साइंटिस्ट था जिसने क्वेश्चन पूछा उनसे। अब उनके जो है वो क्वेश्चन तो आते नहीं थे, कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं थे, उनको तो लेक्चर रटा हुआ था, बट ही वाज वेरी स्मार्ट। उसने कहा, अरे सच अ सिंपल क्वेश्चन, इवन माय ड्राइवर कैन आंसर इट। और उसने आइंस्टाइन की तरफ इशारा किया और उसके बाद फिर आइंस्टाइन खड़े हो गए और उन्होंने उस क्वेश्चन को आंसर किया। दिस इज अ वेरी फेमस स्टोरी। आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, बट दिस इज अ वेरी फेमस स्टोरी, बट देयर इज अ मैसेज, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दिस स्टोरी। The message is like this, that if you just mug up the whole thing,
परहैप्स यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन अदर पेपर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब में कर सकते हैं, पॉलिटी में भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स में भी कर सकते हैं, बट नॉट इन दी एथिक्स पेपर, and particularly in the case studies, because these case studies are based on your real life problems, जो real and the idea is that unless you have understood the ethical principles rightly, आप उसके आंसर्स गलत डालेंगे, है ना। तो इसीलिए जो है हमें ये थ्योरी की नॉलेज अगर अच्छी होगी तो केस स्टडीज भी हम बढ़िया स्कोर करेंगे। वी हैव डेडिकेटेड सेशंस, नंबर ऑफ सेशंस फॉर केस स्टडीज। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी हम केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, सो दैट योर कॉन्सेप्ट फॉर द केस स्टडीज आर थॉरो, ठीक है। तो उसकी आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, बट यू हैव टू राइट द आंसर विद इन वर्ड लिमिट। सो सम टाइम यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू से, बट यू हैव टू आल्सो लर्न हाउ टू राइट द आंसर विद इन द वर्ड लिमिट। What I'm going to, the methodology of the teaching is that I'll be covering the entire syllabus and detailed study of all the theory and revision and doubt clearing sessions will be there. There will be dedicated sessions for case studies. There will be dedicated sessions for previous year's paper, and the PDF of the notes will be provided. I have already told you कि 2 बार में हम notes को provide करेंगे। Notes को जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, please don't make any notes right now. अगर notes बनाने भी हैं तो आप बनाइए जब हमारे classes खत्म हो जाते हैं। तो अभी आप focus करिए सिर्फ सुनने पे, ठीक है। हमारे classes को please attend the classes. I request that all of you must attend all my classes. If you have any doubt, please feel free to ask immediately. देखिए, बुक की जरूरत रहेगी, बुक को इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता है। अब जैसे हमारी जो बुक है, यू हैव 110 प्लस केस स्टडीज, लास्ट 8 इयर्स के सॉल्व पेपर, अभी 9th ईयर्स के भी सॉल्व पेपर्स हो जाएंगे, एंड देयर इज लॉट ऑफ मटेरियल। नाउ दैट एंटायर थिंग कैन नॉट बी डन इन दी क्लासेस। आपकी सारा थ्योरी पोर्शन हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद प्रैक्टिस के लिए आपको बुक की जरूरत होगी, उससे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। So as far as the theory is concerned, yes, this will be sufficient. आपको नॉलेज हो जाएगी सारे सब्जेक्ट की, बट रिक्वायर बुक फॉर प्रैक्टिस एंड ऑल दैट। देखिए, अगर आपके पास में बालाजी की बुक है, आप उसको यूज करिए, कोई भी बुक यूज करिए, बट व्हाट आई विल एडवाइस कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर आप सॉल्व करिए, बिकॉज दैट विल बी, यू विल फाइंडिंग दैट अ वेरी सिमिलर टाइप ऑफ बुक्स आर क्वेश्चंस आर आस्क्ड। अनअकैडमी बुक हमने देखी है, आई थिंक इट इज गुड, बट आई थिंक दिस इज नॉट कंप्लीट। अनअकैडमी के देखिए नोट्स हैं, और नोट्स जो होते हैं उससे आप थ्योरीज जरूर आप पकड़ सकते हैं। नोट्स हमारे भी काफी हैं, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए बिना बुक के काम नहीं चलेगा। बिकॉज इसके अंदर देखिए, जैसे आप मैथ्स की प्रॉब्लम करते हो और आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हो, मान लो सपोज यू आर राइटिंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक आईआईटी एंड ऑल दैट, इन दैट सिचुएशन यू डेफिनेटली नीड अ बुक टू प्रैक्टिस, इजंट इट। आप देखिए, जो हम लोग आर एस शर्मा, ये सब किताबें जो चलती हैं, जो आपने पढ़ी होंगी बोर्ड के अंदर, उसके अंदर आपको अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रहती हैं, और सॉल्व और अनसॉल्व प्रॉब्लम्स रहती हैं, और अनलेस यू सॉल्व दैट, योर कॉन्सेप्ट विल नॉट बी इंप्रूव्ड। लेक्सिकॉन इज आल्सो ओके, बट लेक्सिकॉन में मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स नहीं है, दैट इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच इज लैकिंग। प्लस ऑफ कोर्स आई लेक्सिकॉन में उतना अच्छा, लेक्सिकॉन के मुकाबले में आई थिंक सुब्बाराव इज बेटर बुक। सुब्बाराव की अच्छी किताब है। बिकॉज देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो एक पेपर है, ये बड़ा एक अजीब सा पेपर है, क्योंकि इसके अंदर जो केस स्टडीज, आप कोई साल की भी केस स्टडी उठा के देखो, more than 50% case studies, 3 to 4 case studies will pertain to government or department. You are the district collector, you are the municipal commissioner, you are the superintendent of police, you are the tax commissioner. इस तरीके के क्वेश्चंस देखे आते हैं, और उसके बाद में फिर आपसे पूछा जाता है what action you will take. So in that way, you know, somebody who has worked in the government, जो गवर्नमेंट के अंदर जिसने काम किया हुआ है, he is in a better position to answer those questions. और इसीलिए सुब्बाराव के जो केस स्टडीज का जो सोल्यूशन है, दैट इज अ बेटर सोल्यूशन, बिकॉज दे बोथ ऑफ देम आर आईएएस ऑफिसर्स, और उनको अच्छी तरीके से पता है। बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं, बट दे आर नॉट अप टू द मार्क इन द सेंस दैट दे आर बेसिकली एकेडमिशियन, और एकेडमिशियन का जो सोल्यूशन होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। जिसने गवर्नमेंट में काम किया, दे कैन प्रोवाइड अ बेटर सोल्यूशन फॉर दैट। दैट इज माय एडवाइस। ओके, नाउ तो आपको क्लासेस अटेंड करिए, ताकि देखिए हाथ के हाथ ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलते हैं, और कोई भी डाउट हो आप तुरंत पूछ लीजिए, तो उससे क्या होता है कि आपके डाउट्स एकदम क्लियर होते चलते हैं। थर्ड एडिशन विल कम नेक्स्ट मंथ, मोस्ट लाइकली 15 फरवरी के पहले आ जाएगा। अगर आपने अभी नहीं खरीदी है तो प्लीज डोंट बाय, लेकिन अगर आपने खरीद ली है तो आपको दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है, सेकंड एडिशन अगर आपके पास है तो। रिपीट द वीडियो लेक्चर्स, अगर आपने कोई चीज समझ में नहीं आती है, वीडियो लेक्चर को दोबारा देखिए, या अगर आपने मिस किया है तब भी उसको लेक्चर को देखिए, और कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझिए। नहीं समझ में आता है, डाउट क्लियरिंग सेशन में आप मुझसे पूछिए। चलिए, so let us now start with ethics. Now, in general, you know, the ethics is a very simple thing. Ethics, basically, the word is coming from Greek word ethikos or ethos. It means habit or customs. And it is the branch of philosophy that involves systematizing, defending, and recommending the concept of right and wrong conduct. तो पहली बात, इसमें 2-3 चीजें हमें समझने की हैं। पहली बात तो यह है कि
ethics depends upon habit and customs. That means देखिए हर एक सोसाइटी जो होती है वो एक कंपोजिट सोसाइटी होती है और उसके अंदर एक दूसरे से चीजें कनेक्टेड रहती हैं. सोसाइटीज इवॉल्व होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. नाउ there was a book which I read, and there is a concept from that book which I want to tell you. And the title of the book was Gen and Art of Motorcycle Maintenance. Now, this is a book which has got its name in the Guinness Book of World Record for the highest number of rejection, which become a bestseller. Yogira, this is actually a bilingual class, and therefore, I have to basically speak in Hindi and English both. You have the content in English, I can understand, but if I take dedicated class of English, you can join that. Here, I will be using both Hindi and English. So that is the problem. So I can understand that. And in South India, perhaps you will not be able to understand this. But then problem is that a lot of North Indian students are also there. If I speak purely in English, they will not understand. So that is the dilemma. That is the dilemma. Of course, I am equally comfortable in both language, in English as well as Hindi. But then somehow this is the problem of the spoken English. Okay. So this depends upon the habit and custom. So I was talking about the Gen and Art of Motorcycle Maintenance. Now this particular book has been registered. It's a very wonderful book, but very thick book. And of course, I will not advise you to spend your time on that. But sometime later, perhaps you can think. But the concept which I want to tell you is like this. You see, the title itself is very strange. Gen and Art of Motorcycle Maintenance. I mean, it looks very. Gen, is basically a Buddhist practice. जिसको हम ध्यान कहते हैं, उसको जापानीज में जैन कहते हैं, है ना? जिसको हम ध्यान कहते हैं, उसको जैन कहते हैं. तो मेडिटेशन को बेसिकली जैन कहा जाता है. तो मोटरसाइकिल मेंटेनेंस में उन्होंने ये बात बताई, जो सेंट्रल थीम है वो ये कि जैसे आपकी मोटरसाइकिल है, आप देखो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पार्ट्स. उसमें व्हील्स हैं, स्टीयरिंग है, व्हील्स है, गियर्स हैं और हेडलाइट्स है, बहुत सारी चीजें हैं. आप देखें, हंड्रेड्स ऑफ पार्ट्स आर देयर. स्पार्क प्लग है, ये सारी चीजें. नाउ ऑल दीज हंड्रेड्स ऑफ पार्ट्स एंड देयर सब पार्ट्स, दे ऑल वर्क टुगेदर इन हार्मोनियसली, तब वो जाकर के मोटरसाइकिल चलती है. आप उसमें से एक पार्ट हटा दीजिए, मान लीजिए पहिया हटा दीजिए, व्हील हटा दिया, तो चलेगा? स्पार्क प्लग हटा दीजिए तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, है ना? या चलेगी तो प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगी. अब ये सारे पार्ट जो हैं वो एक दूसरे के साथ में डिजाइंड है. अगर इमेजिन करिए कि आप मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं और उसके व्हील्स की जगह पे हवाई जहाज का व्हील लगा दीजिए. आप उसका व्हील हटा करके हवाई जहाज का लगा दीजिए या उसकी इंजन की जगह पे कार का इंजन लगा दीजिए, तो क्या होगा? क्या मोटरसाइकिल तेजी से चलेगी? नहीं चलेगी, वो बंद हो जाएगी. इसी तरीके से देखिए क्या है कि हमारी जो सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी के अंदर हर जो ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमारी बॉडी है, देखिए वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होती है. हमारी आंखें हैं, कान है, नाक है, बाकी बॉडी पार्ट्स हैं. दे मे बी डिफरेंशिएटेड. हम उसको कह सकते हैं ये नाक है, ये कान है, ये है, वो है, बट एक्चुअली दे आर सिंगल ऑर्गेनिज्म विच आर ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर. इन द सेम वे इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंडिया को अगर हम लें तो इंडिया इज ऑल्सो लाइक एन ऑर्गेनिज्म, या एक सोसाइटी, गांव की सोसाइटी एक अपने में एक ऑर्गेनिज्म है, और वहां के अंदर हर चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. वहां पे अगर हम बाहर की चीज लेकर के आए तो वो सिस्टम काम नहीं करेगा. इसी तरह हमारे जो कल्चरल वैल्यूज हैं, हमारी जो कास्ट सिस्टम है, हमारी जो रिलीजन के लिए जो एक व्यू है, हमारे जो कल्चर एंड ट्रेडिशंस हैं, हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारी जो गवर्नमेंट सिस्टम है, हमारा जो कोर्ट है, हमारी जो पब्लिक की मेंटेलिटी है, ये सारी चीजें जो हैं वो मिल करके हमारा ऑर्गेनिज्म ऑफ इंडिया बनता है. और ये जो जिसको हम कहते हैं एथिक्स, एथिक्स का बेसिकली मतलब ये है कि लाइफ में क्या राइट है, क्या रॉन्ग है. ये चीजें यहां से इमर्ज होती हैं, सोसाइटी से इमर्ज होती हैं. इसका कोई यूनिवर्सल फार्मूला नहीं. इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल हैं, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं. अब जैसे मान लीजिए अमेरिका को आप ले लीजिए. अब अमेरिका के अंदर 50% जो मैरिजेस हैं, 50% जो रिलेशनशिप्स हैं, वो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं. वहां पे लोग बिना मैरिज के रहते हैं, उनके बच्चे होते हैं, और ठीक है, दैट इज हाउ द सोसाइटी गोज देयर. दे हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड ऑल दोस थिंग्स. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग ओवर देयर. उसके बाद में 2/3 लोग डिवोर्स कर देते हैं वहां पे. उसके बावजूद जो आधे से ज्यादा मैरिजेस डिवोर्स में कन्वर्ट होती हैं. हार्डली 1/3 मैरिजेस सर्वाइव टिल द लास्ट. हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी भी हमारा जो डिवोर्स रेट है 1% से भी कम है. हमारे यहाँ पे मैरिज मानी जाती है कि 7 जन्मों का बंधन होती है. मैरिज होती है तो हमारे यहाँ पे सब चीजें चलती हैं. आप कहते हैं सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप तो मुझे अलग चीजें पढ़ा रहे हैं. लेकिन आप देखिए कि ये सब चीजों का कनेक्शन है. जैसे हमारे सरकारी नौकरी, आप देखिए सरकारी नौकरी जो है वो हमारे यहाँ पे एक मैरिज की तरह होती है. जैसे एक मैरिज होती है, इंडियन मैरिज जो होती है,
जहां पे आपने एक बार शादी कर दी तो जो आपके जो हस्बैंड होती है वो वाइफ को ब्लेम करता रहता है, वाइफ भी हस्बैंड को किचकिच करती रहती है, लेकिन फिर भी वो जिंदगी निभा देते हैं ना। वो चाहे बच्चों के लिए कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, वो एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करके बच्चे निभा देते हैं। करते नहीं करते बताइए? वैसे ही हमारे यहाँ पे आप जब एक बार नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं तो सरकारी नौकरी में समझ लीजिए आपकी शादी हो गई, उसके बाद आपको ना तो सरकार निकालने वाली है पूरी जिंदगी, और ना आप नौकरी छोड़ के जाने वाले हो, मैक्सिमम लोगों के साथ ही होता है। और इसीलिए सरकार इतना लंबा पेपर रखती है। जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग कुंडली देखते हैं, मुहूर्त देखते हैं, क्या फैमिली देखते हैं, तब जाकर के लोग शादी करते हैं। ऐसा होता है। ऑफ कोर्स लव मैरिज में थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, लेकिन सब चीजें देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि भैया शादी हो गई तो उसके बाद में पूरी जिंदगी निभाना है। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं है। वहां पे शादी हुई, डिवोर्स कर लो, दूसरे से कर लो, तीसरे से कर लो, चौथे से कर लो, है ना? तो हमें ये चीजें समझनी पड़ेगी कि, और ये चीजें आपको हमारी सोसाइटी में हर ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई देगी। आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, वहां पे भी दिखाई देगी। गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाइए, यहाँ पे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, और इसीलिए हमारे एथिकल वैल्यूज जो हैं वो वेस्टर्न एथिकल वैल्यूज से काफी अलग है। और इसीलिए देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो एथिक्स है वो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी, और फिलोसफी जो है ये एक टिपिकली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इसलिए एथिक्स भी टिपिकली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ पे जो फिलोसफी है वो और रिलीजन, इन दोनों के बीच में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। हमारी जो, अगर आप इंडियन फिलोसफी की बात करें तो जो पॉपुलर फिलोसफी इट इज ऑल रिलीजियस इन नेचर। चाहे आप गीता की बात करें, चाहे उपनिषद की बात करें, चाहे बुद्धिस्ट की बात करें, चाहे जैनिज्म की बात करें, हमारे यहाँ पे फिलोसफी और रिलीजन में कोई डिफरेंस नहीं है। और जो फिलोसफी में रिलीजन नहीं है वो फिलोसफी इंडिया में जानी ही नहीं जाती है। बहुत सारी फिलोसफीज हैं, लेकिन जिनका रिलीजन से कॉन्टेक्ट नहीं है वो फिलोसफी सर्वाइव नहीं कर पाई इंडिया में। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में 2000 साल पहले ही, सोक्रेटिस के समय ही, रिलीजन और फिलोसफी अलग अलग हो गए। रिलीजन इज अ मैटर ऑफ फेथ, जिसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, एंड फिलोसफी इज समथिंग विच इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन, माइंड, रीजन, लॉजिक। वहां पे एकदम क्लियर का डिफरेंस हो जाता है। आज भी है, तब से स्टार्ट हुआ, आज भी है, लेकिन इंडिया के अंदर अभी भी दोनों के बीच में काफी कॉमन चीजें हैं। तो फिलोसफी में और रिलीजन में देखिए, और आपका जो लॉ है, सभी जगह पे ये बताया जाता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बट जब हम रिलीजन में कोई बात कहते हैं कि समथिंग विच इज राइट और समथिंग विच इज रॉन्ग, हमें उसका रीजन देने का जरूरत नहीं है। ये हमारे प्रॉफिट ने कह दिया, हमारे भगवान ने कह दिया, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, सो सिंस इट इज रिटन ओवर देयर, इट इज टू बी फॉलोड, देयर इज नो ऑप्शन। बट एज फार एज द philosophy is concerned, whenever you say that something is right or something is wrong, you have to give a reason for that. You have to systematically defend it, and you have to recommend that in this situation what is right and what is wrong, and why it is right and why it is wrong, and therefore देखो अंशिता, ऐसा है कि गीता इज द ग्रेटेस्ट फिलोसफी, ये केवल इंडियन लोग मानते हैं। दुनिया में किसी भी फिलोसफी की किताब उठा करके देख लो, जो किसी भी फिलोसफी की बुक ने लिखी हो, और उसमें अगर 50 फिलोसफी है, गीता विल नॉट फिगर ओवर देयर। केवल बुद्धा की फिलोसफी जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, क्योंकि गीता इज मोर रिलीजियस देन फिलोसफिकल। ठीक है? सो प्लीज डोंट, इंडिया में सबसे बड़ी हमारी दिक्कत यही है कि हमारी जो चीज हम समझते हैं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज है, वेद हमारे सबसे महान, गीता हमारी सबसे महान, है ना? तो ठीक है, आप इंडिया में रह के कहते रहिए, और कहने में कोई बुराई नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। गीता इज नॉट, आई मीन देयर इज अ फिलोसफी इन गीता, बट इट इज नॉट रिकॉग्नाइज इवन एज अ फिलोसफी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सम पीपल रिकॉग्नाइज, बट अगर फिलोसफी की कोई भी किताब पढ़ेंगे, इट्स इंटायरली रिलीजियस। इसमें भगवान ने खुद बोला हुआ है। बुद्धा ने कभी अपने को भगवान नहीं कहा, इसलिए बुद्धा ने जो बातें कही दैट इज रैशनल एंड दैट इज फॉलोड, एंड बुद्धा की जो फिलोसफी है, सो यू कैन से दैट बुद्धा वाज द लास्ट इंडियन फिलोसोफर। अर्थशास्त्र इज नॉट अ फिलोसफी, इट्स अ बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स नॉट अ फिलोसफी। फिलोसफी अलग चीज होती है, अभी हम बताएंगे आपको फिलोसफी में क्या होता है। इनफैक्ट अर्थशास्त्र इज एनीथिंग अदर देन फिलोसफी, क्योंकि अर्थशास्त्र के अंदर प्रैग्मेटिज्म है, उसके अंदर तो चाणक्य तो सबसे अनएथिकल माने जाते हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में मैकियावेली माने जाते हैं, वैसे इंडिया में चाणक्य माने जाते हैं, क्योंकि चाणक्य ने तो आपको ये बताया कैसे आपको लाइफ में सक्सीड करना है, साम दाम दंड भेद। तो चाणक्य ने आपको कभी भी एथिक्स नहीं पढ़ाया, इनफैक्ट ही टॉट व्हाट इज अनएथिकल। तो एथिक्स में देखिए क्या है, हमें यह समझना है कि हमें चीजों को, जब हम कोई डिसीजन लेते हैं कि ये सही है या गलत है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, नहीं, हमें उसको रीजन देना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे लॉ में लिखा हुआ है, आपको उसका, क्योंकि लॉ बदलते रहते हैं।
एक जमाने में आप देखिए महात्मा गांधी जो है उनको भी जेल में डाला गया, एक जमाने में महात्मा गांधी को जेल में डाला गया क्योंकि वो उस साहब के हिसाब से इलीगल काम कर रहे थे। नेल्सन मंडेला जेल में रहे, वो भी इलीगल काम कर रहे थे, लेकिन आज वो सबसे बड़े दुनिया के लीडर माने जाते हैं। तो लॉ समय के हिसाब से बदलता रहता है। जो लोग एक समय में टेररिस्ट होते हैं वो दूसरे समय मार्टायर बन जाते हैं। भगत सिंह को लीजिए, उनको टेररिस्ट उनके समय में माना जाता था, आज वो हमारे समय के सबसे बड़े हीरो हैं। तो हमें चीजों को लॉफुली डिफेंड करना होता है, रीजन से डिफेंड करना होता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। एंड व्हेनेवर यू डिफेंड समथिंग बाय रीजन, दूसरे आदमी उसको क्वेश्चन कर सकते हैं और वो कह सकते हैं आपके रीजन में क्या फ्लॉ है। और इसीलिए क्या है कि फिलोसफी के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हम आपको डिस्कस करेंगे आगे, जिसमें आप देखेंगे कि एथिक्स के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं और उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं, और उन कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करें ये हमें सीखना पड़ेगा। सो एथिक्स को हम क्या कहते हैं? इट इज बेसिकली मॉरल प्रिंसिपल ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेडिशन, ग्रुप और इंडिविजुअल। तो आप ये मत सोचिए कि इंडिया के अंदर जो चीज एथिकल है वो अमेरिका में भी एथिकल होगी, और अमेरिका में जो एथिकल है वो इंडिया में होगी, इंडिया में जो पाकिस्तान में होगी, पाकिस्तान की इंडिया में होगी। नहीं, एथिक्स के कॉन्सेप्ट सोसाइटी, ग्रुप या इंडिविजुअल्स पे चेंज होते रहते हैं। कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसको आपको एथिकल लगे, मुझे हो सकता है एथिकल ना लगे, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी आगे, मैं आपको उसके एग्जांपल्स भी दूंगा। इसको हम कई बार कहते हैं साइंस ऑफ आइडियल ह्यूमन कैरेक्टर और साइंस ऑफ मॉरल ड्यूटी। एथिक्स बेसिकली हमें बताता है कि हाउ वी शुड लिव अवर लाइफ, व्हाट इज बेसिकली एन आइडियल लाइफ, दैट इज व्हाट इट डज। Now, this word philosophy basically comes from the word philosophia, which basically means love for wisdom. There are a lot of people who have love for money, who has love for power, who have love for, fame. But those people who love wisdom are the people who are called philosopher. Wisdom क्या होता है? देखिए, वाइस लोग कौन से होते हैं? जो कि उनके पास केवल नॉलेज नहीं होती है, बल्कि वो नॉलेज को कैसे इस्तेमाल किया जाए सही डायरेक्शन में, ये जानते हैं। देखिए, नॉलेज इज लाइक अ टूल। जैसे आपके पास में एक फायर है, उससे आप लोगों का घर भी जला सकते हैं और खाना भी बना सकते हैं। उसी तरीके से नॉलेज इज अ टूल। आपके पास नॉलेज है, उसका डिस्ट्रक्टिव यूज भी कर सकते हैं और उसका कंस्ट्रक्टिव यूज भी कर सकते हैं। बट जो लोग उसका सही इस्तेमाल करते हैं वो वाइस लोग होते हैं, जो अपने गोल को अचीव करते हैं, दुनिया को बेटर बनाते हैं। दे आर बेसिकली कॉल्ड वाइस। वही मैंने बताया, विजडम का मतलब वाइस पीपल, व्हाट वाइस पीपल डू इज विजडम। और विजडम का मतलब है कि नॉलेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना, जिससे कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें, जिससे आप सोसाइटी को बेटर बना सकें। ठीक है, क्योंकि देखिए, नॉलेज, आजकल बहुत से पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी लाइफ बड़ी मिजरेबल रहती है, क्योंकि वो नॉलेज को कैसे इस्तेमाल किया जाए उन्हें नहीं पता है। जैसे आप खाना लीजिए, खाना जो है अपने में अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप एक्सेसिव खाना खाते हैं या गलत खाना खाते हैं, वही खाना आपको बीमार कर सकता है। फिलोसफी बेसिकली इज द स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स व्हिच टॉक्स अबाउट एग्जिस्टेंस। हम क्यों हैं इस दुनिया में, नॉलेज क्या है, व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज वैल्यूज, रीजंस, माइंड, लैंग्वेज, इन सब की बेसिकली स्टडी होता है कि चीजों को समझना कि हम क्यों दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, व्हाट इज अवर पर्पस, what is the right knowledge, what are the values we should follow, how we should reason, how we should learn the things from our mind, and what is the meaning of language, what are the different words, जैसे love है, क्या उसका अलग अलग मतलब है, इन सब चीजों को समझना। फिलोसफिकल मेथड जो है, जो हम यूज करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि देखिए, हर चीज को हम क्वेश्चन करते हैं। वी क्वेश्चन एवरीथिंग व्हाट एवर इज देयर। जैसे सच बोलना है, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। नाउ रिलीजन विल से स्पीक ट्रूथ, योर पेरेंट्स विल से ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, but philosopher will ask why we should always speak truth, and they will tell you as to under certain conditions it may be better कि हम झूठ बोलें। तो इस तरीके से कोई भी चीज अगर आप लीजिए, तो हर चीज को फिलोसोफर क्वेश्चन करता है, फिर उसको डिस्कस किया जाता है, फिर उसके लिए रैशनल आर्गुमेंट दिए जाते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है एज टू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। देखिए, साइंस अगर सब चीजों को सॉल्व कर पाता तो उसकी फिलोसफी की जरूरत थी। साइंस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। साइंस ने देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाया, जिसका इस्तेमाल आपने लोगों को डिस्ट्रॉय करने किया। साइंस इज जस्ट अ टूल। साइंस को इस्तेमाल कैसे करना है, ये हमें रिलीजन या फिलोसफी सिखाती है। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 10 करोड़ लोग मारे गए, वो साइंटिफिक इन्वेंशन की वजह से ही मारे गए। तो साइंस कैन टेल यू मैटर ऑफ फैक्ट, बट इट कैनॉट टेल यू व्हाट इज टू बी डन। ओके, एंड दैट इज वेयर द रोल ऑफ फिलोसफी कम्स। एथिक्स जो है बेसिकली हमें ये बताता है कि व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर द पीपल टू लिव। देखिए, लाइफ में हमें बहुत सारे ऐसे टेम्पटेशंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे हम लाइफ को लीड करें। जो आदमी करप्ट रहता है उसको लगता है करप्शन ही अच्छी चीज है, जो आदमी ईमानदार रहता है उसको ईमानदारी ठीक लगती है, लॉ को फॉलो करना, लॉ को ब्रेक करना। देयर आर मेनी challenges we face in our life and we get confused कि what is the right thing to do। तो वहां पे एथिक्स हमें हेल्प करता है टू नो एज टू हाउ वी शुड लिव, व्हाट इज द बेस्ट वे टू लिव।
गिवन सिचुएशन के अंदर व्हाट आर द राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट वी लर्न फ्रॉम एथिक्स. Ethics try to resolve the questions of human morality of concept. For example, what is good and what is evil? अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, वर्चू पाप क्या है, वाइस पुण्य क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, जस्टिस न्याय क्या है, and what is crime. So all these type of questions we discuss in ethics and we resolve as to what is right and what is wrong. For example, आज की तारीख में लोग, अब जैसे देखिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, महात्मा गांधी जी जेल में गए, उनको भी 7-8 साल तक, कितने साल तक जेल में रहना पड़ा, और लालू यादव साहब भी जेल में है, ओम प्रकाश चौटाला भी जेल में है. तो लॉ के हिसाब से दोनों क्रिमिनल थे अपने अपने टाइम में, लॉ के हिसाब से दोनों क्रिमिनल थे, क्योंकि उन्होंने क्राइम किया तभी तो जेल मिला. नेल्सन मंडेला भी जेल में गए, है ना. बट एथिक्स से अगर आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे गांधी जी वाज एथिकल एंड से लालू यादव और ओम प्रकाश चौटाला वाज नॉट एथिकल. क्योंकि एक आदमी ने लॉ को ब्रेक किया अपने लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी फैमिली के फायदे के लिए, और एक आदमी ने लॉ को ब्रेक किया दुनिया के फायदे के लिए, अपने कंट्री के फायदे के लिए. और इसीलिए क्या होता है कि both of them have broken the law and both of them are criminal according to law, but we know that who is ethical and who is not ethical. So just because something has been done wrongly, it does not mean that the person is ethical. अब देखिए एथिक्स एक ऐसी चीज है लालू यादव का क्यों एग्जांपल आना है, ओम प्रकाश चौटाला का भी एग्जांपल लिया, जयललिता भी है, बहुत सारे लोग हैं. लालू यादव वुड हैव बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, अगर वो चारा घोटाला में नहीं फंसते तो प्राइम मिनिस्टर बन जाते. चलिए एक हम आपको इसकी लेट अस टॉक अबाउट द केस स्टडी. ये बहुत ही पॉपुलर केस स्टडी है, अब आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए. देखिए यहाँ पे देयर इज अ ट्रॉली विच इज गोइंग, और ये जो ट्रॉली है यहाँ पे अनमैन्ड ट्रॉली, इस पे कोई बैठा नहीं है, एंड देयर आर 5 वर्कर हु आर वर्किंग ऑन द रेलवे ट्रैक. अब आपको ये हाइपोथेटिकल केस स्टडी आपको लॉजिकली सोचना है. नाउ इफ द ट्रॉली गोज, दीस 5 वर्कर्स विल बी किल्ड. देयर इज अ साइड वे जिसमें एक बंदा काम कर रहा है, एंड यू आर द पर्सन हु आर स्टैंडिंग हियर. देयर इज अ लीवर हियर. अगर आप इस लीवर को पुल कर लेते हैं तो क्या होगा, ट्रॉली डाइवर्ट हो जाएगी इस रास्ते पे और 1 person विल बी किल्ड, बट लाइफ ऑफ 5 people विल बी सेव्ड. नाउ द क्वेश्चन इज, विल यू पुल द लीवर? लीवर आप पुल करेंगे? अगर आप लीवर को पुल करेंगे तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, बताइए. अगर आप लीवर को पुल करेंगे तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स. 86% पीपल से दैट दे विल पुल द लीवर. क्यों पुल करेंगे, बताइए, क्यों पुल करेंगे आप? वाई विल यू पुल द लीवर? देखिए जो आपके डाउट्स हैं आप डाउट में डालिए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर स्लाइड हो जाते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है. डाउट पे डालिए, हम उसको टेकअप करेंगे, ठीक है. क्यों पुल करेंगे बताइए? ताकि 5 लोग बच जाएं. 5:1. 1 life is 1 death is better than 5. ओके, चलिए लेट अस नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला केस स्टडी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. नाउ देयर इज अनदर केस स्टडी सिमिलर टू दैट. ये ट्रॉली आ रही है, यहाँ पे 5 वर्कर काम कर रहे हैं. अब यहाँ पे कोई लीवर नहीं है आपके पास में, आप एक ब्रिज पे खड़े हुए हैं. इस ब्रिज पे देयर इज अ फैट मैन. अगर आप इस आदमी को यहाँ पे ट्रैक पे पुश कर दें तो ये आदमी ट्रैक पे गिरेगा, ये ट्रॉली इस आदमी से लड़ेगी और ये रुक जाएगी, एंड 5 people's लाइफ विल बी सेव्ड. एक आदमी मरेगा, 5 आदमी बचेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज, विल यू पुश दैट पर्सन? विल यू पुश दैट पर्सन? क्या आप उसको धक्का देके गिराएंगे? अगर आप पुश करेंगे तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स. अब देखिए 76% लोग ये कह रहे हैं कि पुश नहीं करेंगे. अब देखिए जहां तक मैकेनिकल बात है तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. 1 person इज डाइंग एंड 5 people's लाइफ इज सेव. दोनों में कोई फर्क है क्या, बताइए? कोई फर्क नहीं है. तो यहाँ पे भी तो इस आदमी की कोई गलती नहीं है भाई. ये आदमी भी तो बेचारा अपना चुपचाप काम कर रहा है, आपने इसको मार दिया, यहाँ पे आपको दिमाग में नहीं आया. नाउ द क्वेश्चन इज, इसका आंसर हम आगे आपको डिस्कस करेंगे, बट ये जो आपने व्यू दिया है, दिस इज द कॉमन व्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऑल ओवर द वर्ल्ड जब भी ये सर्वे किया जाता है तो 80 to 90% लोग हमेशा ये कहते हैं कि इस केस में तो पुश करेंगे, और वहीं पे सेम नंबर ऑफ पीपल 70-80% लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे पुश नहीं करेंगे.
तो एथिक्स इज समथिंग विच कम्स टू आवर इंट्यूशन। इसका डिटेल स्टडीज हम बाद में देखेंगे, इसको क्या सही है क्या गलत है ये कहना बहुत मुश्किल है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आप देखिए कि किसी में भी 0% वोट नहीं हुआ है इन नो केस देयर हैज बीन 100% वोट, बिकॉज इन आईज ऑफ सम पीपल दे शुड पुश एंड इन फॉर सम पीपल दे शुड नॉट पुश। तो इसका मतलब यह है कि ये जो कॉन्सेप्ट एथिक्स का, नंबर 1 पर्सनल है, हर आदमी का जजमेंट अलग होता है। और दूसरी बात क्या है कि ये हमें इंट्यूशनल होता है। अगर आपने एथिक्स की स्टडी नहीं भी की हुई है तब भी आप प्रैक्टिकली वही जवाब देते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर टू इमिनेंट मैन। द फर्स्ट पर्सन इज अ नोबेल लॉरेट ऑफ फिजिक्स। ही इज क्रिटिकली इल एंड नीडेड किडनी ट्रांसप्लांट। द सेकंड पर्सन इज अ नोबेल लॉरेट इन मेडिसिन। ही टू इज अ क्रिटिकली इल एंड ही नीडेड अ किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट। ठीक है, दो नोबेल लॉरेट हैं। अब एक सर्जन है, उसको मान लीजिए कि कोई भी इम्यूनिटी है, लॉस है, उसको कोई सजा नहीं होगी। अब एक ड्रंकन ट्रम्प, एक शराबी आदमी है। अब उस शराबी आदमी की अगर किडनी और हार्ट को निकाल करके इन दोनों नोबेल लॉरेट की लाइफ में लगा दिया जाए बॉडी में, तो दोनों की लाइफ बच जाएगी। और ये जो शराबी आदमी है, ये तो वैसे धरती पे बोझ है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये, अगर आप वो सर्जन हैं, तो क्या आप जो है ये शराबी आदमी की किडनी और हार्ट को लेकर के दो नोबेल लॉरेट की लाइफ को बचाएंगे? अगर आप बचाएंगे तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। अब देखिए 81% लोगों का ये कहना है कि ट्रॉली जैसा नहीं है, ट्रॉली से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहां पे दो नोबेल लॉरेट्स हैं और यहां पे एक शराबी आदमी है। तो 81% लोग कहते हैं कि उसकी किडनी और हार्ट को नहीं लेंगे और उसकी जान को बचाएंगे। उसकी जान को बचाने के लिए शराबी की किडनी और हार्ट लेना सही नहीं है। नहीं, देखो मैंने आपको बताया लास्ट में क्या लिखा है मैंने, इम्यूनिटी ऑफ लॉ। आप ये लॉ को भूल जाइए, लॉ को भूल जाइए कि लॉ में आपको कोई सजा होगी। अब देखिए क्या होता है कि हम चीजों को इमोशनली सोचते हैं। हम चीजों को इमोशनली सोचते हैं। हमें लगता है यार ये बेचारा आदमी, इसको मर जाएगा ये, है ना। कॉन्सिक्वेंस पे हम बॉदर नहीं करते कि दो नोबेल लॉरेट्स की लाइफ बचेगी और दुनिया में कितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे। हाँ मतलब अगर इसका किडनी और लिवर लिया तो मर ही जाएगा, ये तो मरना ही है इसको। अब देखिए ये जो मैं आपको इसका जो आंसर है, जब मैं आपको थ्योरीज को डिस्कस कर लूंगा तो उसके बाद में इसको हम केस स्टडी को दोबारा टेकअप करेंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं राइट नाउ कि आप इस बात को समझिए कि नंबर 1 कि केस स्टडी में जो आपने एक साइंस स्टूडेंट की बात करी, साइंटिफिक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते 100% कि नहीं यही सही है, कि ऐसे केसेस में हमें उसकी जो है किडनी ले लेना चाहिए या नहीं ले लेना चाहिए, या उसको पुश कर देना चाहिए या नहीं पुश कर देना चाहिए। 100% ये सही नहीं है। कभी भी 100% लोगों ने इसको इंडोर्स नहीं किया। और लाइफ में देखिए क्या होता है, मैं आपको ये बातें क्यों बताना चाहता हूं, तो हमने बताया कि जब आपको सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं। लाइफ में हम बहुत बार ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं जब हमको चॉइस करनी होती है दो मीन्स के बीच में, जो दोनों चीजें अनएथिकल होती हैं, या दोनों चीजें एथिकल होती हैं। और हमें यह समझ में नहीं आता कि एक एथिकल चीज को हम जब फॉलो करेंगे तो दूसरी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब देखिए यहां पे आप देखिए सिंपल तरीके से, अगर आपके पास में ऑप्शन हो तो आप इन सारे लोगों की जिंदगी बचाना चाहेंगे, 5 लोगों की लाइफ बचाना चाहेंगे विदाउट सेक्रीफाइसिंग एनी पर्सन्स लाइफ, है कि नहीं? अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म हो कि आप यहाँ पे कोई चीज फेंक दें और ये गाड़ी रुक जाए, या ब्रेक लगा दें, या रिमोट कंट्रोल आपके पास में हो, सो आइडियल सोल्यूशन इज व्हाट? आइडियल सोल्यूशन इज कि हम इन 5 लोगों की लाइफ बचा दें बिना कोई लाइफ सेक्रीफाइस किए, या यहाँ पे हम इस नोबेल लॉरेट, दोनों नोबेल लॉरेट की लाइफ को बचा लें बिना किसी लाइफ को सेक्रीफाइस किए, है कि नहीं? आइडियल सिचुएशन यही है। और अगर ऐसा करते हैं तो विल बी 100% एथिकल। लेकिन हमें लाइफ में ऐसी चॉइसेस नहीं मिलती हैं। लाइफ में कई बार हमारे पास में चॉइसेस ये होती है कि या तो हम इनकी लाइफ बचा लें या हम इसको सेक्रीफाइस करें। अगर आप सपोज करिए कि यहाँ पे चुपचाप भी रहे और ये 5 लोग मर जाएं, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार हम इनकी 5 की लाइफ बचा सकते थे। ऐसा लगेगा नहीं लगेगा? या यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि जो नोबेल लॉरेट्स हैं उनकी लाइफ बचा लें, तो आपको लगेगा यार ये नोबेल लॉरेट अगर रहते तो कितना आगे करते ये शराबी को। मतलब आपके मन में आ रहा है कि देश के लिए और दुनिया के लिए तो यही फायदेमंद है कि नोबेल लॉरेट्स की लाइफ बचाई जाए। लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है
कि बिना किसी आदमी की लाइफ को लिए हुए आप इसको बचा सकें। नाउ यू आर इन एथिकल डायलेमा। ऐसे देखिए लाइफ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए, मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल बताता हूं। अब आपको वहां पे कोई काम करना है, मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, कोई क्राइम हुआ, या मैं आपको एक सिंपल एक कॉमन सिटीजन की तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप आईएएस को बाद में छोड़िए, सपोज करिए कि आपके फादर का या मदर का एक बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हो गया और उनको लेकर के आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, और वो हॉस्पिटल वाला जो बंदा है वो एडमिट करने को मना कर देता, कहता भाई पुलिस केस है, मैं नहीं करूंगा। उसका अटेंडेंट आता है, कहता साहब 10,000 रुपए दीजिए, मैं एडमिट करवा देता हूं। आपको मालूम है कि अगर इसको तुरंत एडमिट नहीं किया गया तो आपके फादर की डेथ हो जाएगी। तो आप क्या वो 10,000 रुपए का ब्राइब देंगे? अगर देंगे तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अगर आप देंगे तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। 91% लोगों का कहना है कि हम ब्राइब देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारे पास में दो एथिकल चॉइसेस हैं। एक चॉइस ये है कि हम अपनी लाइफ को हम ऑनेस्टली काम करें, वी वांट टू बी ऑनेस्ट, एंड एट द सेम टाइम एज अ सन वी हैव द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ आवर फादर आल्सो। As a citizen, it is our duty to follow the law, don't give bribe. But as a son, we have the duty that we have to save the life of our father. मान लीजिए कि आप वाकई में सोचिए कि आप ऐसे एक बच्चे हैं, आपने कह दिया भाई मैं तो पैसा नहीं दूंगा, फादर अगर नहीं बचे कोई बात नहीं, तो क्या आपको लोग एथिकल कहेंगे? नहीं। तो रियल लाइफ में ऐसे ही होता है। आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, आपसे ऊपर मिनिस्टर ने कहा ये काम कर दो, फोन कर दो, नहीं करोगे ट्रांसफर कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, या कोई क्रिमिनल है उसके खिलाफ में आप केस करने जा रहे हैं और वो क्रिमिनल ने धमकी दे दिया, छोड़ दो नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को उड़ा देंगे, बम से उड़ा देंगे। मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा होता है। ऐसी कोई मैं आपको थ्योरेटिकल चीजें नहीं बता रहा हूं, ऐसी कोई हाइपोथेटिकल चीज नहीं बता रहा हूं, ऐसा होता है। अब ऐसी सिचुएशन में आपके देखिए डबल रोल है। एक तरफ आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको ईमानदारी से काम करना है, लॉ को इंप्लीमेंट करना है, और दूसरी दूसरी तरफ में आप एक हस्बैंड हैं, एक वाइफ हैं, एक पेरेंट्स हैं, और आपको अपने बच्चों की भी देखभाल करनी, करना नहीं करना, बताइए। तो आइडियल सिचुएशन तो ये है कि आप लॉ को इन्फोर्स भी करें और बच्चों को भी प्रोटेक्ट करें, दोनों के बीच में ना हो। लेकिन अगर वाकई में थ्रेट इतना सीरियस है कि आपको ऐसा लगता है कि वाकई में मैंने अगर ये काम किया तो मेरी लाइफ को, मेरे बच्चों को मार देंगे, तो अब आपके पास में एथिकल डायलेमा आ गया। क्या करें? क्या करें? रहीमन मुश्किल आ पड़ी टेढ़े दोनों काम, रहीमन मुश्किल आ पड़ी टेढ़े दोनों काम, सीधे से जग ना मिले टेढ़े मिले न राम। रहीम दास कहते हैं कि मैं ऐसी मुश्किल में आ गया हूं कि दोनों रास्ते बड़े मुश्किल हैं। अगर मैं सीधे रास्ते से चलता हूं तो दुनिया में सक्सेस नहीं पाता हूं, और अगर गलत रास्ते पे चलता हूं तो भगवान नाराज होते हैं। कहने का मतलब यह है कि रियल लाइफ में हमें ऐसी बहुत सारी सिचुएशन से जूझना पड़ता है जब हमारे पास में दो ऐसे ऑप्शंस रहते हैं जो अनएथिकल हों या दोनों एथिकल हों, और दोनों पाथ हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो सम टाइम वी हैव टू चूज द लेसर इविल, and sometime we have to choose the higher ethical principle, and that way we make compromise over the principle, and that is the reason that 100% स्कोर किसी को नहीं मिलता है। आगे बात समझ में। तो ये चीजें हमें, इन चीजों को, ये जो एग्जांपल्स हैं इससे मैं आपको इसलिए दे रहा था कि यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट रियल वर्ल्ड में यू कैन मैक्सिमाइज योर एथिकल बिहेवियर बट यू कैन नॉट अचीव 100%। ओके ओके, सो लेट मी जस्ट वेरी क्विकली टेक some questions, then I will go to the next. इस एक साइड में देश का पीएम हो और दूसरे साइड में 5 वर्कर, फिर भी सेम करेंगे? करेंगे, बताइए। मेरे ख्याल से तो पीएम को बचाना जरूरी है, लेकिन कई लोग कहेंगे नहीं साहब, हर आदमी की लाइफ बराबर है। तो यही तो इसलिए क्या है कि इसमें कोई यूनिफॉर्म नहीं है, मेरे हिसाब से पीएम को बचाना चाहिए, बट ऑफ कोर्स एज आई सेड 100% पीपल विल नॉट एग्री। इज इट वाइज टू डिफाइन इंडियन सनातन धर्म विद वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ रिलीजन? अरे भैया देखो, ऐसा है कि आप सनातन धर्म जो है, आप वेस्टर्न धर्म रिलीजन के अंदर तो सनातन धर्म आता ही नहीं है, बिकॉज इंडियन का जो हिंदू रिलीजन, इनफैक्ट कोई भी रिलीजन इंडिया का, चाहे हिंदुइज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से कोई रिलीजन है ही नहीं, क्योंकि वहां पे कोई भी स्टैंडर्ड हमारी कोई बुक नहीं है। तो इसलिए देखिए, लेट अस नॉट गेट इनटू दिस एंडलेस डिस्कशन, फिर तो हम इसी पे आ जाएं। व्हाट इफ द वन पर्सन इन द ट्रैक इज आवर फैमिली मेंबर? यू हैव टू चूज। अगर आप फैमिली मेंबर को बचाते हैं
तो भी ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इनोसेंट को मारेंगे तो अनएथिकल तो रहेगा ही। प्रैक्टिकल इंसिडेंट विथ यू may share, let us not get into the personal things, let's focus on this. Ethical rational means the same? No, ethical and rational is not means the same. Rational चीजों में आप लॉजिक से जो चीज करते हैं वो रैशनल होता है, एथिकल प्रिंसिपल्स आर नॉट ऑलवेज रैशनल. Ethics are based on rationality, but everything which is rational is not ethical. Does personal ethics? चलिए, I think we are now diverting from the topic, so let us come back on the topic. देखिए फिर वही सवाल है यार, बार बार मत पूछो प्लीज कि मैंने मेरी बुक देखिए सफिशिएंट है अगर आप परचेज करते हैं. आई ट्राई टू राइट अ कंपोजिट बुक, बट अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप उसको फॉलो करेंगे. मैं ये नहीं कहूंगा भैया बाकी सारी बुक बेकार है, मेरी बुक फॉलो करो. जिसमें भी आपको सारी चीजें मिलती हैं आप उसको फॉलो करें. हाँ, मेरी जो किताब है आई हैव ट्राई टू मेक इट अ सेल्फ कंटेंट बुक, कंप्लीट बुक. मेरी नोट्स और नोट्स के अलावा आपको बुक्स परचेज करनी पड़ेंगी, बुक से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अगर आप सोचते हैं कि मेरा नोट्स कर लेंगे तो उससे आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. बुक्स विल बी नेसेसरी. Is there any subjectivity in this? Why did Ransford Kibet define ethics as a science? Of course, there has been attempt of, he defined that. But if there would have been a science, then perhaps there will be no philosophy. देखिए फिलोसफी और साइंस में एक जगह मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वो ये है कि कोई चीज साइंस बन जाती है अगर एक्यूरेसी आ जाती है तो. एवरी नॉलेज स्टार्टेड विद द फिलोसफी. चाहे वो फिजिक्स हो, वो भी पहले उसको फिलोसफी ऑफ नेचुरल साइंस कहते थे. बट व्हेन वी आर एबल टू डिस्कवर सम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स व्हिच एवरीबॉडी एक्सेप्ट, देन दैट बिकम अ साइंस. मेरे ख्याल से एथिक्स की वो स्टेज अभी आई नहीं है. बट आइडियल तो ये होना चाहिए, आपकी बात ये सही है कि एक दिन हम ऐसे सिचुएशन पे पहुंचे जब हम एथिकल प्रिंसिपल को मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकें. इफ दैट टाइम कम परहैप्स इट विल बी साइंस. सो दैट इज आवर अल्टीमेट गोल, बट एज ऑफ नाउ इट इज नॉट. अरे ब्लैक बैकग्राउंड, आई थिंक आई एम मोर कंफर्टेबल विद व्हाइट बैकग्राउंड. ब्लैक बैकग्राउंड से क्या फर्क पड़ता है? Duncan Trump supposed to consider the wealthy man contributed to the, considering all these facts, how can we decide to be less evil? Duncan Trump is supposed to consider wealthy man contribute. देखिए ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप चाहे करें या ना करें, आप एज अ सर्जन चाहे उसकी किडनी लें ना लें, दोनों सिचुएशन में आप 100% एथिकल नहीं होंगे. कुछ लोगों की नजरों में आप अनएथिकल रहेंगे. ये चीज आपको समझना पड़ेगा. देखिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. आप ये मत समझिए कि अभी देखिए इन्होंने पूछा कि सर इसका कोई सोल्यूशन बताइए अभिषेक. एक मूवी आई थी मुझे याद है जिसमें कि फरहान अख्तर थे और उनकी अमिताभ बच्चन भी थे उसमें, मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है. और उसके अंदर जो है वो वजीर, उसमें उसकी बेटी की डेथ हो जाती है. वो अपनी ड्यूटी करते हुए उसकी बेटी की डेथ हो जाती है. तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो है उसकी वाइफ उसको कभी माफ नहीं करती है. तो देखिए अगर आप ड्यूटी के दौरान, अगर आपकी एक मूवी आई थी, पुरानी शक्ति पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार की, उसके अंदर भी ऐसा हुआ था. तो अगर आप मान लीजिए कि कोई अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करता है तो उसको भी, वो भी एक तरीके से अनएथिकल है. क्योंकि आप जब ड्यूटी कर रहे हैं तो या तो आप ड्यूटी से रिजाइन कर दीजिए. तो कई लोगों की नजरों में ये होगा कि जब आप सरकारी नौकर हैं तो आप सिर्फ अपनी नौकरी करिए, आपको परिवार को बराबर ट्रीट करना है. यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, यू मस्ट प्रोटेक्ट. सो दैट इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी. बट एट द सेम टाइम एथिक्स इज ऑल्सो रिलेटिव इन नेचर. तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप अपने बच्चों के साथ में नहीं करते, देन यू आर परहैप्स नॉट डूइंग जस्टिस विद योर चिल्ड्रन. सो इट्स नॉट समथिंग व्हिच यू कैन, you can decide this is right or this is wrong. आगे देखिए कब आएगा मुझे मालूम नहीं है, बट मोस्ट लाइकली शायद अप्रैल में स्टार्ट होगा, अप्रैल मई में स्टार्ट करेंगे. पीडीएफ में हर एक क्लास का अलग देता हूं बिकॉज आई ऑलवेज मॉडिफाई द पीडीएफ. सो एक साथ पीडीएफ देने का आप एक साथ डाउनलोड कर लीजिए, इतनी मेहनत कर लीजिए भाई. सोसाइटी शेपिंग और एथिकल वैल्यू एंड बी आवरसेल्फ आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, आवर आइडियाज beliefs influence the society, then why the old customs still exist? Old customs exist and at the same time the new customs also come into picture. ओल्ड कस्टम्स, ऐसा नहीं ओल्ड कस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे. आज देखिए कास्टिज्म है या जो वुमेन का रोल है, ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो देयर इज अ कंटीन्यूअस चेंज. द वैल्यूज आर कंटीन्यूअसली इवॉल्विंग. अब से 50 साल पहले जो वैल्यूज थी आज वैल्यूज नहीं है. वैल्यूज आर आल्सो चेंजिंग. अगर आपके पेरेंट्स के जो समय वैल्यू थे वो ग्रैंड पेरेंट के समय नहीं थे. वैल्यूज आर कंटीन्यूअसली चेंजिंग. How to be ethical or less evil? Because you said no person can be 100% ethical, and if you do it ethically from our perspective, but it will always, yeah, you can't become ethical for 100% ethical. The thing is that you have to choose. जैसे आप एक क्वेश्चन करते हो तो आप 100% स्कोर नहीं भी लाते, मान लिया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है, यू हैव द ऑप्शन. आपके पास में 4 क्वेश्चंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन सही है बाकी गलत है.
तो आपको उसमें से एक ऑप्शन चूज करना होता है। तो आप 100% टाइम सही ऑप्शन चूज नहीं कर सकते, सम टाइम विल चूज रॉन्ग ऑप्शन, बट एनीवे इफ यू चूज द मैक्सिमम राइट ऑप्शन यू आर द मोस्ट एथिकल पर्सन। You should try to be ethical as much as possible. As you said, religious institutions are not questions when they state something, but post fall of Constantine European question. And now, no, anybody who is religious will never question. But our Europe mein atheist population is now huge because they don't believe on religion. They question. If you are religious, you will not question. What is the correct time to study after syllabus completion? What? You must study right now, bhai. I think the questions are never ending. I think I have to complete that. What is important to choose more ethical? Yes, you have to always, ethics is always a subjective thing. और कभी भी आप कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे, हर आदमी आप उसको एथिकल अप्रूव नहीं करेगा। मैं आपको बता चुका हूं, आप मेरे क्लासेस को सुने और बाद में अगर आप उसके नोट्स बनाए, फिर ethical questions will be asked for it. I think we have to now move because there are too many questions. We have to move ahead. We can't take up this. So please reserve your question for the doubt clearing session. ठीक है? Because you have to complete the topic also. Now remember that ethics is not a science. So अभी देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, like I am also a student of science. साइंस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। नाउ साइंस में एंड मोस्ट ऑफ अस हैव स्टडीड साइंस, फिलोसफी तो शायद ही किसी ने पढ़ी होगी, मैंने भी कभी नहीं पढ़ी थी। तो हमारे अंदर क्या है कि साइंस विल ऑलवेज हैव अ सर्टेनिटी, उसमें आंसर्स हमेशा राइट रॉन्ग में रहते हैं, एंड देयरफॉर वी हैव अ हैबिट ऑफ नोइंग एज टू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बट एथिक्स में स्ट्रेट वे राइट या रॉन्ग आंसर्स नहीं होते हैं, बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव थिंग, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट डोंट read study ethics as a science. It is not possible to develop ethical principles which are as universal as science laws which deals with inert matter. जो scientific laws हैं, they deal with inert matters and there is uniformity. अगर आप एक हाइड्रोजन का वाटर एलिमेंट लेंगे तो चाहे H2O आप इंडिया में लें, चाहे पाकिस्तान में लें, चाहे अमेरिका में लें, सेम कंपोजिशन आएगा। बट एक फैमिली के अंदर दो अगर ब्रदर्स हैं, दो सिस्टर्स हैं, उनका भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है, अलग अलग थिंकिंग रहती है। सो इट इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव. The inert matter like water will have exactly the same property respective to the country, place, but the character of even two siblings are not same. And even the character of the same person keep on changing with time. आज एक आदमी कोई अच्छा है, कल बुरा हो सकता है, आज आदमी बुरा है, कल अच्छा हो सकता है. Human behavior depends upon the genetics. Part of it is genetics also because आपने देखा होगा कि बच्चे बचपन से ही हमारे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, और कुछ लोग बचपन से ही उनका बिहेवियर अच्छा रहता है, कुछ का बचपन से ही खराब रहता है. उसके अलावा फैमिली ट्रेडिशंस, कंट्री, सोसाइटी, फाइनेंशियल कंडीशन, ये सारे के सारे जो है वो रोल्स प्ले करते हैं, और इसको हम जब डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स बताएंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे. एंड ह्यूमन बिहेवियर इज आल्सो नॉट हार्ड कोडेड, बट इट चेंज विद एप्रोप्रिएट नॉलेज एंड सिचुएशन. So you may be born with certain type of natural tendencies, but if you are brought up in the right environment, then your behavior can change. तो इस तरीके से हमारा ऐसा नहीं है, और हमारे अपने एक्सपीरियंसेस से भी चेंज होता है. आपको मालूम है विवेकानंद का, इनका जो वाल्मीकि का बिहेवियर, ही वाज अ डकैत बेसिकली, और एक सिंगल इंसिडेंट से ही बिकम द ग्रेटेस्ट सेंट. तो कई बार हमारी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं which can transform us. So that is thing that it keep changing with time and situation also. Now we have to understand that there are two aspects of human nature. One is the higher self. हर एक आदमी के अंदर, जिसको हम कहते हैं हमारी आत्मा, जिसको हम कहते हैं या सोल कहते हैं. There is a beautiful saying that man is a journey from animalhood to God. मैन एक बड़ी अजीब सी जर्नी है. एक तरफ हमारे अंदर एनिमल्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे भगवान बनने की इच्छा है. तो हमें देखिए, हर एक जो इंसान होता है वो एनिमल से गॉड की तरफ बढ़ता है. हम लोग अलग अलग स्टेजेस पे हैं, बट अल्टीमेटली एवरीबडी वांट टू बिकम लाइक गॉड एंड एक्वायर द क्वालिटी ऑफ गॉड. अगर हम कहते हैं ही इज अ ह्यूमन, सो ह्यूमन इज वेरी सिमिलर टू डिवाइन. तो हमारा एक हायर सेल्फ होता है जो हमेशा हमें अच्छे रास्ते पे ले जाता है. दे ट्राई टू कीप इट ऑन द राइट ट्रैक. जब आप कोई बुरा काम करते हो, झूठ बोलते हो, धोखा देते हो, अनफेथफुल रहते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से एक आत्मा से आवाज आती है कि आप गलत काम कर रहे हो. आती नहीं आती, बताओ? तो वो जो आत्मा की आवाज है, उसको हम जब फॉलो करते हैं तो हमें सही रास्ते पे ले जाती है, वो हमें अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करती है. तब हम दूसरों की, आपके सामने कोई रो रहा हो, आपके सामने कोई देखिए, अक्षता जो है, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं और बाकी जगह पे भी है, सब जगह पे ये कहा गया है कि
जो आत्मा होती है परमात्मा का ही रूप होती है, एंड अल्टीमेटली इट वांट टू गो बैक टू दी गॉड। सो वी ऑल ट्राई टू एक्वायर दैट क्वालिटी। हम सब राम को आदर्श मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को आदर्श मानते हैं, वहां तक जाना चाहते हैं। आप दूसरों की बेनिफिट के लिए जीते हैं। व्हेन यू लिसन टू वॉइस योर कॉन्शियस, अपनी वॉइस आत्मा की आवाज के हिसाब से काम करते हैं। एंड व्हेन यू लिव अकॉर्डिंग टू योर आइडियल, तो अपने आइडियाज के हिसाब से चलते हैं, अपनी कॉन्शियस के हिसाब से चलते हैं, दूसरों की सर्विस करते हैं, तो दैट इज योर हायर सेल्फ। एट द सेम टाइम we also have a body and we have a desire of our body which is very similar to the desire of the animals। हमें खाने की जरूरत है, हमारी सारी टाइप की डिजायर्स हैं, एंड वी वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, वी वांट प्लेजर ऑफ सेंसेस, अच्छा खाना खाना चाहते हैं, अच्छे घर में रहना चाहते हैं, एंड वी केयर फॉर आवर ओन हैप्पीनेस, एंड व्हेनेवर अपॉर्चुनिटी अराइजेस वी ट्राई टू एक्सप्लॉइट दैट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर बेस्ट इंटरेस्ट। ये हमारा लोअर सेल्फ है। जब हम हायर सेल्फ को फॉलो करते हैं वी वर्क एथिकली, और जब हम लोअर सेल्फ को फॉलो करते हैं केवल, तो अनएथिकल हो जाते हैं। लेकिन कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो प्योरली लोअर सेल्फ को फॉलो करे या प्योरली हायर सेल्फ को फॉलो करे। वी ऑलवेज ट्राई टू मूव टुवर्ड दी हायर सेल्फ। आप देखिए लाइफ में आप कभी भी ऐसे आदमी की इज्जत करते हैं जो आदमी आपको हायर सेल्फ दिखता है। जैसे जब सोनू सूद थे, तो उन्होंने जब कोविड का टाइम था, उन्होंने बहुत सारी चैरिटी किया। वी ऑल फेल्ट गुड फॉर हिम। ऐसे ही आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब कोविड का सेकेंड वेव चल रही थी, तो बहुत सारे सिख ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी जान को खतरे पे डाल करके जो कोविड पेशेंट हैं उनकी सेवा किया, ऑक्सीजन लंगर लगाया। वी ऑल वांट टू बिकम लाइक दैट एंड वी ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय दैट। तो वो हायर सेल्फ है, वो भी हमारे अंदर है। हम वहां तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो भी हम हो सकता है अपने हिसाब से, जब हम किसी की हेल्प करते हैं हमें अच्छा महसूस होता है। तो एथिकल वो आदमी होता है जो अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है, जो सही रास्ते पे चलता है, जो दूसरों की हेल्प करता है। और जब हम इन चीजों को नहीं करते, प्योरली अपने बारे में सोचते हैं, तो हम अनएथिकल फॉलो करते हैं। चलिए, सो नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, लेट मी सी हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड। एथिक्स इज द स्टडी ऑफ गुड एंड इविल, राइट एंड रॉन्ग, वर्च्यू एंड वाइस, ऑल द अबव। क्या आपके हिसाब से सही, ए बी सी या डी? Good, 90%, right. The term word ethicos or ethos means feeling, habit, custom, both B and C. Which is the right option? A, B, C or D? %79, good. चलिए, सो एथिक्स देखिए, सो वी हैव अंडरस्टूड अबाउट एथिक्स, एंड इसके बारे में बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे, because there are dedicated classes, 2 dedicated classes for Western thinkers concept of ethics. Then we will have dedicated classes for Indian concept of ethics and Indian leaders and philosophers thought. तो एथिक्स के बारे में हम काफी डिटेल में करेंगे, और दिस इज ओनली एन इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ एथिक्स। इट इज नॉट एज सिंपल कि मैं आपको तुरंत बता दूं। When we are going to learn about Socrates, Plato, Aristotle, Stoics, Kant, utilitarian philosophers, then you will have the better concept of ethics, ठीक है? तो उसको हम लोग करेंगे। तो एथिक्स हमें बेसिकली ये बताता है कि क्या चीज राइट है, क्या चीज रॉन्ग है। देयर कैन बी सम कॉन्ट्राडिक्शन इन द एथिक्स, एंड देयर आर कॉन्ट्राडिक्शन इन द एथिक्स। जैसे हम अगर डेंटोलॉजी और यूटिलिटेरियन के बारे में बात करें, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। डेंटोलॉजी ये कहता है कि भाई वी शुड ऑल फोकस ऑन द राइट थिंग्स, रिजल्ट्स आर इमटेरियल, जबकि यूटिलिटेरियन कहता है कि रिजल्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल। देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। In fact, almost all ethical philosophies tell you something different, and you have to choose the right ethical philosophy in the right situation. और इससे क्या होता है कि हर आदमी जो भी काम करता है वो कोई ना कोई अपने काम को जस्टिफाई कर सकता है। जो चोर करता है वो चोरी को जस्टिफाई कर सकता है। आप कभी फिल्मों को अगर देखते हैं, हिंदी फिल्मों को या किसी भी लैंग्वेज में फिल्म को देखें, तो जो आदमी मर्डर करता है उसका भी जस्टिफिकेशन होता है। कई बार आप हीरो को देखेंगे, हीरो कभी पुलिस ऑफिसर बनेगा तो वो इनकाउंटर करेगा, कॉमन आदमी बनेगा तो चोरी करेगा, कभी पॉकेट मारेगा। कितनी सारी पिक्चरें आई हैं, पॉकेट मार, है ना, चोर
या आपने धूम देखी हो तो धूम के अंदर वो चोरी करता है। तो क्या होता है कि हर चीज को जस्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि फिलॉसफी में कोई साइंटिफिक नहीं है। तो अब उसमें क्या होगा कि लोग करें क्या, व्हाट शुड वी डू, व्हिच फिलॉसफी वी शुड फॉलो। सो वी हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर राइट एंड रॉन्ग फॉर द एंटायर सोसाइटी, वेयर वी हैव नो ऑप्शन बट टू फॉलो देम, और उसको हम कहते हैं लॉ। देखिए जो लॉ है, लॉ बेसिकली इज द मोस्ट एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब जो आपको दिखाई देता है, जो लिखा जाता है, इंस्टीट्यूशनलाइज एंड कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ रेगुलेटिंग ह्यूमन कंडक्ट। लॉ के अंदर भी बताया जाता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बट लॉ इज बाइंडिंग एंड लॉ इज एक्सप्लिसिट। जैसे एथिक्स के प्रिंसिपल हैं, आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, आपको जानना जरूरी नहीं है, आप अपने घर पे अपनी एथिक्स फॉलो कर सकते हैं। लॉ में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लॉ इज बेसिकली बाइंडिंग कस्टम और प्रैक्टिस ऑफ द कम्युनिटी and the rule or mode of conduct of action that is prescribed or formally recognized as binding by the supreme controlling authority, जो पार्लियामेंट हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर हो सकता है, and made obligatory by a sanction recognized and enforced by a controlling है। तो और made obligatory by a sanction, लॉ के हिसाब से उसको कंपलसरी कर दिया गया है और उसको जो है कोई एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है जो इन्फोर्स करती है। जैसे मान लीजिए हेलमेट है, अब हेलमेट पहनना कंपलसरी है, लॉ में बनाया गया है, ऑप्शन नहीं है आपके पास में, और अगर आप नहीं पहनते हैं तो एक ट्रैफिक पुलिस वाला आपका चालान काट सकता है, आप पे पेनल्टी लगा सकता है। तो लॉ के अंदर देखिए एक चीज क्या है कि लॉ में हमेशा पनिशमेंट होता है। लॉ इज ऑलवेज बेस्ड ऑन पनिशमेंट, नॉर्मली देयर इज नो रिवार्ड इन लॉ। अगर आप रोज हेलमेट लगा के आते हैं तो हो सकता है आपको कोई रिवॉर्ड ना मिले, लेकिन अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया यू कैन फेस पेनल्टी। तो लॉ के अंदर हमेशा पेनल्टी होती है, ये हमें ध्यान रखना है, पनिशमेंट पे बेस्ड रहता है। एथिक्स में रिवार्ड पनिशमेंट दोनों होता है। इफ यू आर एथिकल यू आर अप्रिशिएटेड रिवॉर्डेड बाय द सोसाइटी, एंड इफ यू आर अनएथिकल यू आर कंडेम्ड बाय द सोसाइटी। लॉ के अंदर इफ यू फॉलो द लॉ देयर इज नो रिवॉर्ड, बट इफ यू ब्रेक द लॉ देयर इज रिवॉर्ड, देयर इज पनिशमेंट। अगर लॉ के अंदर पनिशमेंट ना हो, एथिक्स में आपको सोशली बायकॉट किया जा सकता है आपसे। अगर आप मान लीजिए कोई आदमी है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, मैरिड आदमी मान लिया, तो सोसाइटी उसको बायकॉट कर सकती है, भले ही लॉ में उसको जेल नहीं भेज सकते, है ना, उसके फैमिली वाले उसको बातचीत करना बंद कर देंगे। तो इसलिए एथिक्स जो है वो हमें बेसिकली इट हैज रिवॉर्ड एंड इट हैज पनिशमेंट, बट जो आपका लॉ है उसके अंदर पनिशमेंट इज कंपलसरी। अगर मान लीजिए आपने एक लॉ बनाया कि हर आदमी को हेलमेट पहन के चलना है, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप ये ना बताएं कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपको ये पनिशमेंट होगा। आपने एक लॉ बना दिया कि भाई सबको इतना इतना टैक्स देना है, इसका कोई लॉ नहीं है जब तक अगर आप ये ना बताएं कि अगर आप टैक्स नहीं पे करेंगे तो आपको क्या पेनल्टी होगी या क्या पनिशमेंट होगा। सो लॉ विल ऑलवेज हैव अ पनिशमेंट, इफ देयर इज नो पनिशमेंट इट इज नॉट अ लॉ। And law is the only thing which work in the large group of people. In close relationship, it is governed by informal rules based on customs and traditions of the society. Ethics का डोमेन लिमिटेड रहता है, जो लॉ का डोमेन है बहुत वाइड रहता है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक मेटाफर के तरीके से बताऊं, अगर आप छोटे सिटी में रहते हो या गांव में रहते हो, वहां पे अगर कोई क्रॉसिंग आती है तो यू विल नॉट फाइंड एनी रेड लाइट ओवर देयर, क्योंकि हर आदमी वहां पे ट्रैफिक उतना ज्यादा नहीं है, आप जाते हो आप आराम से निकल जाते हो वहां पे, है ना, एक आदमी रुक जाएगा आप क्रॉस कर लोगे। बट अगर रेड लाइट जो है मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली बंबई में ना हो तो क्यों हो जाएगा, वहां पे आपको रूल बनाने पड़ते हैं सो दैट एवरीबडी हैज टू फॉलो द रूल्स, और वहां पे जो रूल फॉलो नहीं करता उसको पनिशमेंट देना जरूरी है, अदरवाइज टोटल क्योज होगा, सिस्टम नहीं चल सकता। द पर्पस ऑफ लॉ इज लॉ सीक्स टू पनिश इंडिविजुअल हु आर सीकिंग इमोरल प्लेजर्स। देखिए लॉ की जो ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ लॉ इज एथिक्स। जो एथिक्स जो है, एथिक्स जैसे जैसे सोसाइटी के बदलते हैं वैसे वैसे सोसाइटी में लॉ भी कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, लॉ का इंटरप्रिटेशन भी चेंज होता रहता है। So basically the law is drafted on the basis of the collective ethics of the society. और जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी केस में आपने 100% लोगों ने वोट नहीं दिया, बट इफ मेजॉरिटी पीपल से समथिंग इज राइट, देन ग्रेजुअली दैट बिकम अ पार्ट ऑफ द लॉ। और लॉ जो है बेसिकली जो आप इमोरल प्लेजर या अनएथिकल प्लेजर जो डेराइव करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है। जैसे अगर कोई आदमी गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट है
तो एथिकली ही मस्ट डिस्चार्ज द ड्यूटी एज अ पब्लिक सर्वेंट, और उसको कोई करप्शन नहीं करना चाहिए, और उसको जो भी लॉ के हिसाब से ड्यूटी हो उसको करना चाहिए। लेकिन अगर वो लॉ के हिसाब से ड्यूटी करेगा, ही विल नॉट गेट एनी मनी। ब्राइबिंग आपको तब होती है जब आप लॉ को अक्सर ब्रेक करते हैं तब। तो अगर उसने लॉ को ब्रेक करके अपनी पोजीशन को मिसयूज करके पैसा कमाया और इलीगल बेनिफिट लिया, तो उसको पनिश करने के लिए वी हैव द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो लॉ का पर्पस ये होता है कि जो आदमी भी मॉरल प्लेजर करता है उसको हम पनिश करें, ताकि वो मॉरल प्लेजर ना करे, और अगर कोई भी आदमी मॉरल प्लेजर नहीं करेगा तो नेचुरली वो मॉरल पाथ पे जाएगा एंड ही विल बिकम एथिकल। सो दैट इज बेसिकली द गोल ऑफ द लॉ। सो लॉ आल्सो ट्राई टू मेक द पीपल एथिकल। If the corrupt officer is sent to prison and all his properties are forfeited by the government, his loss is much more than the gain which he has earned before, and therefore the chances is that he will follow the law. If that is done strictly, हमारे यहाँ पे अगर मान लीजिए लोग करप्ट है तो इसका कारण यह है कि उसको स्ट्रिक्टली हम नहीं इंप्लीमेंट कर पाते हैं। If an adulterous person is boycotted by the family and the society and the pain is more as compared to the pleasure, he will get an illicit relationship, then he will not do illegal illicit relationship. यहाँ पे लॉ नहीं है लेकिन सोसाइटी का प्रेशर है, उस चक्कर में तो एथिक्स और लॉ दोनों ही आपको सही रास्ते पे ले जाने में मदद करते हैं। Unlawful, no, they will not always coincide. इनमें फर्क है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। I will tell you later on as to what is the difference between the ethics, morality and law. ये तीनों चीजों का डिफरेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। That will be the last slide, and last में बताएंगे इसको। Now law has a different labels. There are differences between law, rules and regulation. देखिए जो लॉज हैं, जैसे अगर हम देखें तो सबसे जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है इंडिया का, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। वहां से ही सारे लॉ को अथॉरिटी मिलती है। If the law is such that it contradicts the constitution, then that law is null and void. वो sustain नहीं कर सकता। Within constitution you have laws like tax laws. Now within the tax laws you will have different acts, जैसे GST act हो गया, income tax act हो गया। These are all law. So laws are basically passed by the parliament and state legislature. वो लॉ बनते हैं, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। रेगुलेशंस क्या होते हैं? लॉ को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए उसके लिए रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। Regulations are basically directive or statute which are enforced by the law. These are more in the nature of procedure which must be followed for the observance of law. जैसे मान लीजिए आपको इतना टैक्स पे करना है, वो लॉ है, लेकिन आपको जो रिटर्न फाइल करना है, क्या क्या उसमें डाटा देंगे, कौन से इंटरवल पे रिटर्न फाइल करेंगे, ये सारी चीजें जो होती है प्रोसीजर होती है। वैसे कई बार जैसे मान लिया किसी ने अगर मान लिया रेप किया है, मर्डर किया, तो उसके लिए क्या है, एक लॉ बना हुआ है कि उसको इतना पनिशमेंट होगा, आईपीसी हो गया। उसके बाद में कई बार प्रोसीजरल लॉ अलग से भी रहता है, तो वो लॉ का स्टेटस जैसे सीआरपीसी हो गया, एविडेंस लॉ हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया। तो लॉ जो होता है, देखिए पार्लियामेंट पास करता है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो प्रोसीजर्स बनाते हैं उसको हम रेगुलेशन कहते हैं। बट रेगुलेशंस आर आल्सो बाइंडिंग ऑन दी पीपल। रेगुलेशन भी बाइंडिंग होते हैं। उसके नीचे रूल्स आते हैं। रूल्स जो होते हैं, दे आर द स्टैंडर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मेड फॉर पीपल व्हिच एक्सप्लेन हाउ द थिंग्स शुड बी डन। दे टेल्स अस व्हाट इज टू डू एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। It can be set up at home, hospitals, institutions, college, office. They don't have legal backing. Sorry. जो देखिए रूल्स होते हैं वो हम इनफॉर्मली बनाते हैं। जैसे घर में आपने रूल बनाया, इसके बाद में कोई जगेगा नहीं, ये टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है। स्कूल में रूल बनाए जाते हैं कि भाई ये ड्रेस पहन के आनी है, ये नहीं पहनना है। क्लब्स के रूल बनाए जाते हैं। नाउ दीज रूल्स आर बेसिकली एप्लीकेबल ओनली इन द लोकल डोमेन। घर पे एप्लीकेबल होते हैं, लॉ के हिसाब से बाइंडिंग नहीं होते कि आप कोर्ट चले जाइए उसमें, क्योंकि वो आपने अपने लेवल पे बनाया हुआ है। बट दीज रूल्स कैन नॉट बी अगेंस्ट दी लॉ। ये रूल्स जब तक लॉ रेगुलेशन के अंडर में है तब तक ठीक है। अगर ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, अगर आपने घर पे एक ऐसा रूल बना दिया जो आपके कंट्री के लॉ के खिलाफ में है, देन दे विल बी नल एंड वॉइड। बट जब तक वो कंट्री के लॉ के हिसाब से है तब तक वो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो रेगुलेशंस जो होते हैं वो होते हैं जो हम लॉ को एनफोर्स करने के लिए जो प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं उनको हम रेगुलेशन कहते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट देखिए रूल नहीं, ये एक जनरल प्रिंसिपल है। लेकिन कई बार जो होते हैं हमारे यहाँ पे रूल्स कहते हैं, जैसे सेंट्रल एक्साइज रूल्स होते हैं या जीएसटी रूल्स होते हैं, जो कि एक्चुअली रेगुलेशंस हैं, क्योंकि उसके अंदर ये बताया गया है कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं। कई बार जैसे सीआरपीसी है वो कि एक्चुअली वो रेगुलेशन टाइप से, क्योंकि उसमें प्रोसीजर्स बताए गए हैं, बट उसको हम लॉ का फॉर्म करते हैं। बट इन जनरल जो हमारा रूल ये है कि लॉ जो होते हैं जिसके अंदर सब्सटेंटिव लॉज होते हैं, जिसमें पार्लियामेंट से हम पास करते हैं, उसको लॉ कहते हैं। उनको इंप्लीमेंट करने के लिए जो प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं उनको रेगुलेशंस कहते हैं। और रूल्स जो होते हैं जो इनफॉर्मली बनाए जाते हैं, दैट इज व्हाट इज टू बी डन। नहीं, रूल्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो रूल बनाए जाते हैं जो लीगली बाइंडिंग होते हैं उनको हम रेगुलेशन कहते हैं। मतलब ये जो आपकी डेफिनेशन है इसके हिसाब से हमको रेगुलेशन कहते हैं।
जो भी बाइंडिंग रूल्स हैं लॉ के हिसाब से बनाए थे, दे विल बी रेगुलेशन इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। या तो वो रूल लॉ होंगे, लॉ होंगे, या फिर रेगुलेशन होंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं आगे। नहीं, अब जैसे मान लीजिए आपने घर में स्कूल में आपने कह दिया कि भाई जो है कोई भी जो आएगा, मान लीजिए सपोज करिए आपने बच्चों के लिए एक ऐसी ड्रेस बना दी जो कि लॉ के हिसाब से सही नहीं है, समझ गया। आपने कोई इंडिसेंट ड्रेस बना दी जो कि लॉ के हिसाब से सही नहीं है, तो वो इंडिसेंट ड्रेस विल नॉट बी सस्टेनेबल। अंडरस्टैंड? मैंने आपको सिंपल एग्जांपल, लॉ में जो परमिटेड है उसी के अंदर आप रूल बना सकते हैं। देखिए, जैसे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जा सकता, वैसे कोई रेगुलेशन लॉ के बाहर नहीं जा सकता, और कोई रूल रेगुलेशन के बाहर नहीं जा सकता। तो इसलिए ये सर्किल आपका बना हुआ है। रूल्स हैज टू बी विद इन द रेगुलेशन, रेगुलेशन हैज टू बी विद इन द एक्ट, एक्ट हैज टू बी विद इन द लॉ, एंड लॉ हैज टू बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मान लीजिए टैक्स लॉज हैं, तो टैक्स लॉज जो हैं वो आपके, अगर गवर्नमेंट, अगर आपको पावर है कॉन्स्टिट्यूशन तभी बना सकते हैं, अगर उसके बाहर जाएंगे तो नहीं बना सकते लॉ। लॉज को, लॉ जो है एक्चुअली सिमिलर ही है, लेकिन लॉ जनरली हम कई बार टैक्स लॉ को कहते हैं तो उसके अंदर एक्ट आते हैं ना। टैक्स लॉ इज अ जनरल डेफिनेशन, बट उसके अंदर एक्ट आते हैं ना। एक ही टैक्स लॉ के अंदर 100 एक्ट हो सकते हैं। एक्ट का मतलब जीएसटी हो गया, जीएसटी एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो गया, वो सब एक्ट हो गए, है ना। चलिए हम बताते हैं अलग अलग टाइप के लॉज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो लॉज हैं जिसको हम कह सकते हैं ह्यूमन लॉज। ह्यूमन लॉज आर बेसिकली मेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स थ्रू पार्लियामेंट और डिग्री। देखिए अलग अलग कैटेगराइजेशन है। दे फुलफिल द विशेस एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। They are enforced by the law enforcement authorities like police or tax laws. They are also called the statute law or positive law. जितने भी लॉ पार्लियामेंट से बनाए जाते हैं उनको ह्यूमन लॉ कहते हैं, क्योंकि वो लॉ हम बनाते हैं थ्रू द प्रॉपर प्रोसीजर। कुछ ऐसे लॉज हैं जिनको हम नेचुरल लॉ कहते हैं, जो कि एक्चुअली हो सकता है पार्लियामेंट ना बनाए, लेकिन हम ये मानते हैं कि वो लॉ नेचुरल है, नेचर ने बनाया हुआ है। जैसे नेचुरल लॉ बेसिकली रिफर टू दोज रूल्स एंड प्रिंसिपल व्हिच आर सपोज्ड टू हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम सम सुप्रीम सोर्स अदर देन पॉलिटिकल और वर्ल्डली अथॉरिटी। जैसे लॉ ऑफ नॉन वायलेंस, लॉ ऑफ इक्वलिटी, लॉ ऑफ जस्टिस, लॉ ऑफ लिबर्टी। ये हमारे जो लॉज हैं ये हम मानते हैं कि नेचर ने बनाया हुआ है। और कोई भी लॉ, इसलिए अगर मान लीजिए सपोज करिए आज पार्लियामेंट एक लॉ बना दे जिसमें यह कह दिया जाए कि इक्वलिटी नहीं है, मान लीजिए कहते हैं कि भाई इस कास्ट के लोग ज्यादा ऊपर हैं, इस कास्ट के लोग नीचे हैं, इस रिलीजन के ज्यादा ऊपर हैं, इस रिलीजन के ज्यादा नीचे हैं, इस रेस के ज्यादा ऊपर हैं, इस रेस के ज्यादा नीचे हैं। ऐसा होता था पहले, अभी भी है कई जगह पे। तो इनको हम सही नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये हम मानते हैं, या मान लीजिए कोई ऐसी चीज जहां मेल केवल जाए, फीमेल ना जाए, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो है वो उसको हम कहेंगे कि दीज लॉज आर बेसिकली नेचुरल, बिकॉज ये नेचर ने बनाया हुआ, सबको बराबर बनाया हुआ है। नेचर नोज अ प्रायोरी rather than empirical because it accepts the conclusion without any need of inquiry or observation. जैसे आपने कह दिया सब लोग बराबर हैं, मेल एंड फीमेल आर इक्वल। अब ये आपका किसी एविडेंस पे बेस नहीं है। देयर कैन बी डिफरेंसेस, देयर आर डिफरेंसेस, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से डिफरेंस होता है, लेकिन हमारा ये एक आइडियल है, तो दिस इज बेस्ड ऑन प्रियोरी, और हम इसको लॉ में इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये जो आपका नेचुरल लॉज होते हैं, इसके लिए हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते कि साहब ये लॉ, ये करने से सोसाइटी बेटर होगी, ये करने से सोसाइटी बेटर नहीं होगी, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। ये हम एज्यूम करते हैं कि ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए, और इसीलिए इसको हम प्रायोरी लॉ कहते हैं। और अच्छी सोसाइटी हम ऐसी मानेंगे जिसमें वायलेंस ना हो, जिसमें इक्वलिटी हो, जिसमें जस्टिस हो, ये सारी चीजें हो, तो वो सोसाइटी अच्छी मानी जाती है। और इसीलिए इसको हम नेचुरल लॉ कहते हैं कि हम मानते हैं नेचर ने ऐसा बनाया हुआ है। They are intuitively understood by the philosopher, prophet, saint from their experience and life by close observation of the people. They emanate from the very nature of man, where they consider to be higher than the man-made law. इसीलिए देखिए जब इन लॉज के खिलाफ में लॉ बनाए जाते हैं, जब पार्लियामेंट में ऐसा लॉ बनता है जो इक्वलिटी के खिलाफ हो, तो उसके खिलाफ में जो लीडर्स होते हैं वो आंदोलन करते हैं, जेल जाते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि कई ऐसे नेचुरल लॉज हैं जिनको वायलेट नहीं किया सकता, क्योंकि पार्लियामेंट तो कुछ भी लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट में मेजोरिटी कोई भी लॉ पास कर लेंगे। और इसीलिए एक बहुत ही फेमस कोट है मार्टिन लूथर किंग का, कि अगर कोई भी लॉ जो है वो नेचर के लॉ के खिलाफ है तो हमें उस लॉ के नहीं मानना चाहिए। ये गांधी जी भी कहते थे कि कोई भी लॉ जो कि गलत है उसको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें उसके पनिशमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए।
देखिए प्रिवेल करने की बात नहीं है। नेचुरल लॉ जो होते हैं, नेचुरल लॉज आर बेसिकली दी थिंग्स विच राइटियस पीपल, जो आदमी धर्म वाला आदमी होता है वो उसको फॉलो करता है। अगर कोई कंट्री में लॉ उसके अगेंस्ट में भी बना हुआ है तो वो उसको वायलेट करता है, वो कंसीडर करता है नेचुरल लॉज आर सुपीरियर देन दी मैन मेड लॉ, बिकॉज दीज आर बेसिकली डिवाइन लॉज। इसीलिए नेक्स्ट आ जाता है डिवाइन लॉज। नेचुरल लॉ के अंदर भगवान का एलिमेंट नहीं होता है, नेचुरल लॉज के अंदर भगवान का एलिमेंट नहीं होता है, लेकिन जो डिवाइन लॉज होते हैं वो भगवान के एलिमेंट से होते हैं। उसमें हम कोई चीज कहते हैं भाई भगवान ने ये कहा हुआ है। दे आर बिलीव टू बी कमांड्स ऑफ गॉड इम्पोज्ड अपॉन मैन। दे शेयर मेनी वैल्यूज, कॉमन वैल्यूज लाइक लव, कॉम्पेशन, फॉरगिवनेस, सर्विस टू पुअर, चैरिटी। ये नेचुरल लॉ के साथ में बहुत सारी चीजें मिलती भी है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो रिलीजियस लॉज हैं वो अलग अलग होते हैं। अब जैसे मान लीजिए अल्कोहलिज्म है, शराब है, ये इस्लाम में परमिटेड नहीं है, इस्लाम में बिल्कुल मना है, ये हराम है। और वहीं पे क्रिश्चियनिटी में हर शुभ अवसर पे शराब परमिटेड है। जीसस क्राइस्ट ने जो पहला मिरेकल किया था वो पानी को शराब में कन्वर्ट किया था, आपको मालूम होगा। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो नेचुरल लॉज हैं वो एक तरीके से सेकुलर हैं, वो भी अदर सुपीरियर देन मैन मेड लॉज हैं, लेकिन वो सेकुलर कैरेक्टर के हैं। वहीं पे डिवाइन लॉज हैं रिलीजियस कैरेक्टर के हैं। जैसे आइडल वर्शिप है, हिंदुइज्म में फॉलो की जाती है, लेकिन इस्लाम और जुडिज्म में फॉलो नहीं की जाती है। उसी तरीके से जैसे गाय का मीट खाना है, ये हिंदुओं में प्रोहिबिटेड है, लेकिन बाकी धर्मों में प्रोहिबिटेड नहीं है, वो खाते हैं अपना आराम से। कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, बहुत बार कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। कई बार आपके जो धर्म के लॉ हैं वो आपके लॉ के खिलाफ आ जाते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर कुरान किसी ने पढ़ी हो तो उसके अंदर ये सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं। जैसे कि बुर्के का प्रोविजन, जो फेस को कवर करने का प्रोविजन है, ये कुरान में दिया हुआ है कि औरतें बाहर जाती हैं उनको अपना फेस कवर करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। लेकिन वहीं पे आप देखिए तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने कहा पब्लिक प्लेस पे बुर्का नहीं पहन सकती हैं, यू हैव टू रिमूव दैट। आपके पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। अब जैसे आप देखिए सरदार जो होते हैं सिख, वो पगड़ी पहनते हैं, आपने देखा होगा, पगड़ी पहनते हैं। 5 उनके जो माने जाते हैं, 5 जो उनके सिंबल्स माने जाते हैं, उसमें पगड़ी है, कृपाल है और ये सब चीजें हैं। और कई सारे कंट्रीज में वो चीजें अलाउड नहीं रहती हैं, उनको पगड़ी हटाने को कहा जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में दैट कैन बी कॉन्ट्रडिक्शन, तो कॉन्ट्रडिक्शन होता है। उसके बाद में होता है देखिए लॉ ऑफ रीजन। लॉ ऑफ रीजन का मतलब ये होता है द लॉज व्हिच आर डिस्कवर्ड बाय लॉजिक एंड रीजन आर बेसिकली कॉल्ड द लॉ ऑफ रीजन। जैसे इम्यूल कांत ने अपने कैटेगोरिकल, नहीं पगड़ी केश को कवर काटने, मतलब पगड़ी भी एक रिलीजियस रिचुअल का पार्ट है ना वो। अगर आप सिखों कह दीजिएगा आपको पगड़ी नहीं पहननी है तो उनके लिए प्रॉब्लम है। सिख जो है उनको केश कवर करने होते हैं ना उनको अपने। अगर आप कह दीजिए सिखों को कि साहब आप पगड़ी मत पहनिए, इवन जब वो हेलमेट का रूल है उसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है कि सिख जो होंगे उनको हेलमेट नहीं पहनना है। तो कांत जो है, जैसे उन्होंने, आपको मैं आगे बताऊंगा कि उन्होंने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव से बहुत सारे लॉस को डेराइव किया और बेस्ड ऑन रीजन, तो उसको हम लॉ ऑफ रीजन कहते हैं। जैसे डोंट स्टील, डोंट लाई एंड ऑल दैट, दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय द रीजंस व्हिच बाय द वर्ड इज गवर्न। अब जैसे ये रीजन कैसे होता है कि भाई अगर सब लोग मान लीजिए ट्रूथफुलनेस, ये हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसको रीजन पे बेसिस, सपोज करिए सोसाइटी में सब आदमी झूठ बोले तो सोसाइटी कैसे चलेगी। अगर वहीं पे सब लोग सच बोलते हैं तो एक दूसरे में ट्रस्ट रहता है, सोसाइटी में सबका फायदा होता है। इसीलिए ट्रूथ इज बेटर देन लाई, सो दिस इज बेस्ड ऑन रीजन। तो ऐसे करके जो लॉ रीजन के बेसिस पे रहते हैं उनको हम बेसिकली लॉ ऑफ रीजन कहते हैं। दे आर परसीव्ड टू बी रैशनल एंड दे आर क्वाइट यूनिवर्सल। लेकिन इनका एप्लीकेशन कई बार, क्योंकि बहुत सारे लॉज होते हैं जो कई बार आपस में कॉन्ट्रडिक्शन होता है, तो इनके बीच में कई बार डिस्प्यूट हो जाता है। उसके बाद में मॉरल लॉज। मॉरल लॉज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी। एंड मॉरल लॉज का जो ओरिजिन होता है वो है कॉन्शियस, हमारे अंतरात्मा की आवाज, दैट इज बेसिकली द ओरिजिन व्हिच गाइड अस टू फॉलो द रॉन्ग पाथ, राइट पाथ एंड शन द रॉन्ग पाथ। It is due to our consciousness that we are pulled in the different directions, not because we desire to act in that way, but in spite of our desire to act in the opposite way. और इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि हमारी इच्छा होती है गलत काम करने की कुछ की, लेकिन जब हम गलत काम करने जाते हैं तो हमारी आत्मा हमको रोकती है। तो उसको बेसिकली हम कॉन्शियस की आवाज कहते हैं, आत्मा की आवाज कहते हैं। इसको कई बार हम वॉइस ऑफ कॉन्शियस कहते हैं या इनर वॉइस कहते हैं। कांत के हिसाब से दिस पुल इज बेसिकली टुवर्ड द मॉरल सेंस विच ईच ऑफ अस हैज बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग रैशनल और फ्री।
तो ये हम कहते हैं कि ये कांत जो है उनका कहना है कि हमारे ये जो पुल होता है वो हमें मॉरल रास्ते पे ले जाता है, इसका मतलब, और ये रैशनैलिटी पे बेस होता है। इसीलिए कांत ने कहा कि हर एक मॉरल प्रिंसिपल को हम रैशनल बेसिस पे जस्टिफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये लॉज हो गए। अब उसके बाद में जो टाइप्स ऑफ लॉज है, ये तो लॉ हमने बताया ओरिजिन के बेसिस पे। टाइप्स ऑफ लॉज में हम पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ, ये कांत के बारे में आगे बताएंगे, आप वेट करिए, दिस वी विल टेल व्हेन वी डिस्कस द वेस्टर्न फिलोसोफर्स। ठीक है, पुल समझ में इसलिए नहीं आया कि पुल का मतलब देखिए क्या है कि जब हम कोई भी ये जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं ये हमें सही रास्ते पे ले जाने के लिए फोर्स करते हैं, पुल करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। जब भी कोई अच्छा काम करता है या अच्छा चीजें देखते हैं तो हमें मोटिवेशन होता है ना कि हम अच्छा काम करें। आपको पुल करते ही नहीं करते हैं। कोई आदमी क्राइम करता है, मर्डर करता है, रेप करता है, तो हम कहते हैं हम ऐसा काम नहीं करेंगे ना। अंदर से आपके अंदर एक हेट्रेड पैदा होती है, और वहीं पे कोई आदमी अच्छा काम करता है तो वो हमें मोटिवेट करता है। सो दैट इज द पुल एंड पुश। ठीक है, लॉज को हम, ये तो देखिए लॉ के ओरिजिन हो गए, बट टेक्निकली लॉ को हम 5 तरीके से डिफाइन करते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर लॉ, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉ, रिटन एंड अनरिटन लॉ। Public and private law. Public law are those aspects of law that deals with the relationship with the state, its citizen and the other states. जहां पे स्टेट इन्वॉल्व हो जाता है वो पब्लिक लॉ हो जाता है, जिसमें एक पार्टी स्टेट हो। इट गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ हायर पार्टी दैट इज द स्टेट एंड द लोअर पार्टी दैट इज द सिटीजन। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, कोई भी आप लीजिए, आईपीसी, सीआरपीसी, जीएसटी, ये सारे के सारे जो लॉज होते हैं वो बेसिकली पब्लिक लॉज होते हैं। प्राइवेट लॉज होते हैं जो बेसिकली जो सिटीजन के आपस के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं, रिलेशनशिप अमंग द सिटीजन, वो बेसिकली प्राइवेट लॉ के डोमेन में आते हैं, जिसमें लॉ ऑफ टॉर्ट है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ ट्रस्ट है, जहां पे दो सिटीजन आपस में उनके रिलेशनशिप के बीच में होता है। लॉ ऑफ टॉर्ट क्या होता है? लॉ ऑफ टॉर्ट जो है बेसिकली एन एक्शन विच इज रॉन्ग बट नॉट क्रिमिनल, और इसीलिए इसको सिविल, तो लॉ ऑफ टॉर्ट एक बहुत ही इन जनरल मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि वो गलत है लेकिन क्रिमिनल नहीं है वो। और इसके अंदर क्या होता है कि किसी आदमी की गलती से किसी दूसरे आदमी का हार्म हो जाता है, हो सकता है उसकी जानबूझ के उसने नहीं किया हो, लेकिन आपकी गलती से किसी दूसरे का हार्म हो जाता है, और जो हार्म होता है उसको कंपनसेट करना होता है, उसका नुकसान की भरपाई करनी होती है। ये बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्ट में रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी को नौकरी से निकाल दिया, उसकी इनकम खत्म हो गई, किसी के हाथ पांव कट गए तो उसकी इनकम खत्म हो गई, मेडिकल एक्सपेंसेस, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ पेन एंड सफरिंग, कोई ऐसी बात आपने कह दी जिससे किसी को बहुत पेन हो गया, ऐसी चीजें जिसको कि हम पर्सनल किसी का लॉस है लेकिन वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है। इसके अंदर हम डैमेज अवॉर्ड करते हैं, जो कंपनसेशन के अलावा हम उसको एक डैमेज देते हैं कि भाई आपकी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ तो इसका इतना डैमेज होगा। इसमें कई सारे लॉज हैं, जैसे नेग्लिजेंट लॉ, आपकी नेग्लिजेंस से मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए, इंटेंशनल लॉ, आपने जानबूझ के किसी का हार्म किया, या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लॉज होते हैं जिसके अंदर पहले से हम डिसाइड करते हैं कि अगर ऐसा हुआ, जैसे अगर आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको इतनी कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा, 10,000, 50,000, 1 लाख, तो वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉट है। तो कहने का मतलब ये होता है जैसे अगर आपकी गलती से किसी का नुकसान हो जाता है तो उसमें जो कंपनसेशन दिया जाता है उसको हम लॉ ऑफ टॉट कहते हैं, और ये बेसिकली कोर्ट डिसाइड करता है, या जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी वो डिसाइड करता है। उसके बाद में सेकंड कैटेगरी ऑफ लॉ जो है उसको हम कहते हैं सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ बेसिकली जो हमने आपको बताया जो प्राइवेट लॉ है, बेसिकली मोर और लेस दैट इज कॉल्ड सिविल लॉ. Civil law is defined as that aspect of the law which deals with the relationship between the citizens and provide means for remedies if the citizens are rights are breached. और इसके अंदर वही लॉज आते हैं, बट इसको सिविल लॉ इज अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ दैट. क्रिमिनल लॉ जो होता है वो बेसिकली सोसाइटी में क्राइम को रेगुलेट करता है. इट पनिशेस एक्ट व्हिच आर कंसीडर्ड हार्मफुल टू द सोसाइटी एट लार्ज. आईपीसी, सीआरपीसी, एनडीपीएस. देखिए जो क्रिमिनल लॉ होता है वो भी होता सिटीजन्स के बीच में ही है, लेकिन उसका इंपैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि ये माना जाता है कि पूरी सोसाइटी पे उसका इंपैक्ट पड़ता है, और इसीलिए उस केसेस में सोसाइटी या उसके बिहाफ में गवर्नमेंट उसमें एक पार्टी बन जाती है. जैसे मान लीजिए रेप है. अब रेप एक ऐसा ऑफेंस है जो होता किसी इंडिविजुअल के खिलाफ ही है, लेकिन उसका इंपैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ता है. थेफ्ट है, किसी के घर में आपने पैसा कमाया, कोई चोरी करके ले गया, ठीक है, आपका नुकसान हुआ, लेकिन उसका कंपनसेशन ये नहीं है कि साहब आपके नुकसान की भरपाई कर दी गई. ये माना जाता है कि अगर हमने इस चीज को अलाउ कर दिया तो इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होगा कि सोसाइटी, कोई सिविलाइज सोसाइटी सस्टेन नहीं कर सकती है, और इसीलिए उसमें क्या होता है, उसको हम क्रिमिनल लॉ कहते हैं. इस केस में अक्सर जेल भी होती है. सिविल लॉ में अक्सर फाइन पेनल्टी होती है,
और जब क्रिमिनल लॉ होता है उसके अंदर जेल भी होती है, डेथ सेंटेंस भी हो सकती है। यूजुअली फाइन एंड पेनल्टी इज इम्पोज्ड फॉर वायलेशन ऑफ द सिविल लॉ व्हाइल द पर्सन कैन बी अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल फॉर वायलेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ। और उसका पनिशमेंट ज्यादा सीवियर होता है। उसके बाद में देखिए दो और लॉज हैं, इसको समझिए, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ। कुछ लॉज होते हैं सब्सटेंटिव, जिसके अंदर एक्चुअल क्या इंटेंशन है वो चीज रहती है। जैसे इनकम टैक्स है तो उसमें आपको सब्सटेंटिव लॉ में बताया जाएगा भाई आपको 30% टैक्स देना है, आप पढ़ते होंगे, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर क्या फॉलो करनी है। उसी तरीके से अगर किसी ने मान लीजिए मर्डर किया तो उसकी डेथ सेंटेंस है, या मान लीजिए 14 साल की पनिशमेंट है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, वो सब्सटेंटिव लॉ हो गया। लेकिन उसको पनिशमेंट देने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, कोर्ट में चार्जशीट फाइल होगी, कोर्ट में एविडेंस एक्ट आएगा, एविडेंस दिया जाएगा, फिर अपील का प्रोसीजर रहेगा। तो ये जो प्रोसीजर बनाया जाता है जिससे वो लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं उसको हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। तो सब्सटेंटिव लॉ इज द मेन बॉडी ऑफ द लॉ व्हिच डील्स विद द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द लॉ, एंड प्रोसीजरल लॉ बेसिकली डील विद द प्रोसेस व्हिच द कोर्ट शुड फॉलो फॉर इंप्लीमेंटिंग द सब्सटेंशियल लॉ, जैसे कि सीआरपीसी। ठीक है। उसके बाद में एक लॉ होता है, लॉ को हम डिफरेंशिएट करते हैं डोमेस्टिक लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। डोमेस्टिक लॉज देखिए वो लॉज होते हैं जो आपके स्टेट के अंदर में होते हैं, जैसे मान लीजिए कस्टम्स लॉ हो गया, इनकम टैक्स लॉ हो गया, ये पार्लियामेंट बनाती है और इसका इंपैक्ट केवल इंडिया के अंदर होता है। और आपको जानना पड़ेगा कि कोई भी जो लॉ होता है, इंडियन गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो इंडियन ज्यूरिसडिक्शन के बाहर का हो। आप पाकिस्तान के लिए और अमेरिका के लिए लॉ नहीं बना सकते, आपके लॉ का ज्यूरिसडिक्शन केवल इंडिया ही रहेगा। तो ये सारे लॉज को हम डोमेस्टिक लॉ कहते हैं। इंटरनेशनल लॉ जो होते हैं वो बेसिकली अलग अलग कंट्रीज के बीच में होते हैं। जब दो कंट्रीज आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उन लॉज को हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। और ये फॉर्म ऑफ ट्रीटीज होता है, ट्रीटीज होती हैं जिसमें हम अलग अलग कंट्रीज में साइन करते हैं, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये इंटरनेशनली लागू होते हैं। लेकिन ये लॉज भी जो होते हैं ये बेसिकली हमें अपनी पार्लियामेंट से अप्रूव करने होते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनली एप्लीकेबल होते हैं क्योंकि मैंने अपने कंट्री में लॉ बनाया, अमेरिका ने अपने कंट्री में लॉ बनाया, चाइना ने अपने कंट्री में लॉ बनाया, और इस तरीके से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट जो है लॉ की कैटेगरी है रिटन एंड अनरिटन लॉ। देयर आर सर्टेन लॉज व्हिच आर पास बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, वो लॉज को हम रिटन लॉ कहते हैं। कई सारे लॉज होते हैं जो अनरिटन लॉज होते हैं। अनरिटन लॉज ऐसे हैं जो लॉ में नहीं, जैसे जो ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, जैसे हम लोग फेरे लेते हैं शादी के, अब गुजराती अलग तरीके शादी करते हैं, मराठी अलग तरीके से करते हैं, तमिल अलग करते हैं, वो भी एक तरीके से एक लॉ होते हैं, बट दे आर अनरिटन लॉ, कैसे हम शादी को एग्जीक्यूट करते हैं। ये कस्टमरी और जो रिटन लॉज है उसमें कस्टमरी और केस लॉज होते हैं। कस्टमरी लॉज ऐसे होते हैं जो कल्चर ट्रेडिशन पे बेस्ड होते हैं, और जो केस लॉज होते हैं वो बेसिकली डॉक्यूमेंट पे बेस्ड होते हैं। ये अनरिटन लॉज में होते हैं जो कि पार्लियामेंट पास नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो हमारे ऊपर बाइंडिंग होते हैं। चलिए मॉरलिटी हम कल स्टार्ट करेंगे, तब तक हम एक क्वेश्चन आपसे लेते हैं। कैन वी चेंज इंटरनेशनल लॉ एज पर द स्टेट फैक्टर्स कीपिंग मेन थीम? नहीं, अगर आपने कोई लॉ बनाया इंटरनेशनल लॉ, आप उस लॉ से बाहर हो सकते हैं, आप बाद में एक पार्लियामेंट से ट्रीटी को आप नल एंड वॉइड कर सकते हैं। तो लेकिन जो है वो जब तक आपका गवर्नमेंट ने वो लॉ माना हुआ है तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए बहुत क्विकली एक दो सवाल ले लेते हैं आपके। डज लॉ मेकर्स मेक लॉ फॉर कंसीडरिंग एथिक्स? यस, एथिक्स इज बेसिकली इज दी दैट शुड बी कंसीडर्ड एंड दैट इज द बेसिस ऑफ लॉ। ऑल प्रोसीजरल लॉज आर रेगुलेशंस, या इस कैटेगरी में जो प्रोसीजरल लॉज हैं उसको हम रेगुलेशन की कैटेगरी में डालते हैं, लेकिन अगर वो पार्लियामेंट से पास हो रहे हैं तो हम उसको लॉ की कैटेगरी में डालते हैं। देखिए जो रेगुलेशंस होते हैं वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी से जनरली किए जाते हैं। जैसे जो लॉज होते हैं, मान लीजिए जीएसटी लॉ हो गया तो वो लॉ पार्लियामेंट पास करता है, लेकिन उसके प्रोसीजर्स होते हैं वो गवर्नमेंट पास करती है या कई बार कमिश्नर्स भी पास करते हैं। तो जनरली रेगुलेशंस आर मेड बाय द सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। अगर वो पार्लियामेंट बनाती है तो उसको हम लॉ कहते हैं। देखिए यू डोंट हैव टू मेमोराइज द डेफिनेशन ऑफ लॉ, इट इज ओनली टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन। अभी तक तो एथिक्स के पेपर में कभी डायरेक्टली आपसे लॉज की डेफिनेशन नहीं पूछी गई, बट दीज अंडरस्टैंडिंग्स आर रिक्वायर्ड व्हेन यू आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। हाउ कैन बी एथिकली राइट दैट ही कैन ऑलवेज टेक? नहीं, नोबडी, ये देखिए आप कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, मैंने आपको बताया कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हर समय जो डिसीजन, यू कैन ऑलवेज टेक द लीगल डिसीजन, क्योंकि लॉ जो है उस वो ब्लैक एंड व्हाइट में रहता है, लेकिन एथिकल डिसीजन, एथिक्स इज ऑलवेज डिफरेंट फिलोसफीज आर देयर, और वहां पे कोई ऐसा एथिक्स का स्टैंडर्ड ही नहीं है। इट्स नॉट अ साइंस कि आपको कहते हैं ये राइट है ये रॉन्ग है, तो इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, बट यू मस्ट ट्राई टू मैक्सिमाइज द थिंग्स। और इसीलिए जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जब केस लॉस के बारे में बात करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो जब केस स्टडी बताएंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर एथिक्स में और लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन रहता है एज अ पब्लिक सर्वेंट, देन यू मस्ट फॉलो लॉ रादर देन फॉलोइंग एथिक्स। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जिसमें कि जो मेन लॉ है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने मर्डर किया तो ये पनिशमेंट होगा, टैक्स नहीं पे किया तो ये पनिशमेंट होगा, है ना, वो सब्सटेंटिव लॉ होता है।
प्रोसीजर लॉ होता है जिसमें बताया जाता है इस प्रोसीजर को किस तरीके से हम ये प्रोसेस करेंगे कि सजा आपको मिले। जैसे आपने पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, कोर्ट में जाएंगे, तो उसको हम प्रोसीजर लॉ कहते हैं। ठीक है। केस लॉ देखिए क्या होता है कि जब कोई भी कोर्ट जो है किसी भी पर्टिकुलर जजमेंट को पास करता है तो उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो बाइंडिंग होता है सब लोगों पे, उसको हम केस लॉ कहते हैं। क्योंकि वो भले ही उस पर्टिकुलर केस के कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट ने डिसाइड किया है, बट दैट विल ऑलवेज बी बाइंडिंग ऑन, सो दैट बिकम आल्सो पार्ट ऑफ लॉ, वो हम केस लॉ कहते हैं। एथिक्स ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड पॉजिटिव एथिक्स, पॉजिटिव अप्रोच मतलब एथिक्स इज अ फिलोसफी, और उसके अंदर ऑप्टिमिस्टिक की बात नहीं होती, उसमें राइट या रॉन्ग की बात होती है। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, कोई मोटिवेशनल नहीं है, इसमें राइट या रॉन्ग की बात होती है। ठीक है। हिंदी बुक हमारी अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश एडिशन ही अवेलेबल है। एनालिसिस ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको आप हमारे लिंक पे जाइए, मैंने 2 दिन पहले ही किया था, आप उसको देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने पूरा पेपर एनालाइज किया, एसए का भी और एथिक्स का भी। प्लीज गो थ्रू दैट। When someone does morals, do anything wrong, if that person dies, law of torts will be applicable. चलिए, so now I think we'll conclude this doubts जितने भी हैं आप डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए रखें, and we will be basically taking the doubts, more doubts on that day. ठीक है। तो हम लोग so we'll conclude this and we'll continue with the session tomorrow, और आगे फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। डाउट्स देखिए जो टॉपिक एग्जैक्टली उस समय डाउट करें तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, डाउट्स हमें माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं, फिर हम सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, उस दिन आप डाउट करिए, वी विल बी आंसरिंग ऑल द डाउट्स। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। आई एम सो हैप्पी दैट यू इंटरेक्टेड सो मच। आई मीन फॉर टीचर इट्स ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग कि बच्चे जो हैं उनको मजा आता है जब वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं सारे आपके क्वेश्चंस का आंसर करूं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर मैं आंसर करूंगा तो फिर मेन टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। इसीलिए जो भी आपके डाउट्स हैं डाउट क्लियरिंग में करेंगे ऑन द स्पॉट। अगर जो कुछ पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप ऑन द स्पॉट पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, गुड डे, सी यू टुमारो फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय।